बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुएबुल्लाह चीमा, चेयरमैन तकबीर पार्टी पाकिस्तान। हम काफ़ी दफ़ा ये ज़िक्र कर चुके हैं पहले कि मैं चूँकि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ और अपना बिज़नेस रन करता हूँ, साथ में मेरी प्राइवेट जॉब भी है आजकल एक। हम सरकारी मुलाज़िम के बारे में बात कर रहे थे अपने लास्ट वीडियो में और उसमें हमने उसको कंप्लीट नहीं किया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आज 25 जून है 25 ज़िकात है, यानी 25 जून सन 2022 है। सुबह के तकरीबन 6 बजे का टाइम है और मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रही बाबा बहादुर शाह दरबार है, कोट नायत खां मौज़ा है और ये तहसील वज़ीराबाद ज़िला गुजरांवाला है। और आज 25 ज़िकात है, तो आज जो है ये बाबा बहादुर शाह साहब जो हैं, इनका उर्स भी है, यानी 25 और 26 जून को इनका उर्स होता है। और आज 25 ज़िकात 1443 हिजरी है, 1443 हिजरी है। हम बात करें सरकारी मुलाजमीन के बारे में, तो हमारे मुल्क में क्या किया गया कि उन्होंने अपसाइड डाउन कर दिया है ना। अपसाइड डाउन करने से क्या मुराद है कि मैं यूरोप में रहा हूँ, जर्मनी में रहा हूँ, तकरीबन यानी पाकिस्तान से बाहर रहा हूँ तकरीबन 2 साल के करीब। और वहाँ पे ये है कि जो सरकारी मुलाज़िम जितने भी हैं ना, चाहे उनका तल्लक जो है टाउन कमेटी से है या पुलिस डिपार्टमेंट से है या किसी भी डिपार्टमेंट से है, तो पूरे यूरोप में मैंने देखा, बिलखसूस जिन मुल्कों में मैं रहा उसमें हॉलैंड, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी में ज़्यादा रहा हूँ मैं। तो जर्मनी में, स्विट्ज़रलैंड भी आना जाना लगा रहता था वहाँ से। तो जर्मनी में भी मैंने यही देखा कि वहाँ पे जितने सरकारी मुलाज़िम हैं, चाहे उनका तल्लक जो है वो रेलवे डिपार्टमेंट से है, जिसको वो ऑटोबान कहते हैं अपने रेलवे को, उनका डच बान उनके रेलवे है या डोइशे बान जो भी आप कह लें, और इस तरह जो उनके पुलिस डिपार्टमेंट हैं या उनके कमेटी वाले डिपार्टमेंट हैं, वो उन तमाम का ताल्लुक जो है वो तमाम समझते हैं, तमाम मुलाजमीन के वो सरकारी मुलाजमीन हैं और वो उनको तनख्वाह मिलती है अवाम के टैक्सों से। तो चूँकि उनको सैलरी अवाम के टैक्सों से मिलती है, इसलिए वो अपने आप को अवाम का ग़ुलाम समझते हैं। पाकिस्तान सिचुएशन बिल्कुल इसके डिफरेंट है, इसके उलट है। यहाँ पे सरकारी मुलाजमत का मतलब ये है कि वो हमारे मालिक हैं, ओनर्स हैं यहाँ पे। अगर आप देख लें कि एक पटवारी है, वो समझता है कि सारे ये शूदर हैं और वो जो है ना यहाँ पे वो अपने आप को किंग कोबरा बनाकर बैठा होता है ना। उसके ऊपर गिरदावर की या नायब तहसीलदार की तो क्या बात करें। मैं आपको अपना ज़ाती वाक़यात हमेशा शेयर करता हूँ। तो जब 1999 में 12 अक्टूबर 1999 में जब शरीफ ने वो लगा दिया, CEO बन गए और उन्होंने एक एमरजेंसी सिचुएशन नाफिज कर दी और उन्होंने वो मंजूर भी करवा लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 3 साल के लिए। तो ग़ालिबन ये 2000 का ये वाक़या है कि मैं वहाँ पे फरवरी 2000 में या मार्च 2000 में मुझे अपनी ज़मीन, पहले मैं ज़िक्र कर चुका हूँ, मैं तल्लक बेसिक तल्लक जो है चक 45 यानी चक नंबर 45 यूनियन काउंसिल जो है बारमूसा है और ये थाना में PS म्याना गोंदल है, थाना म्याना गोंदल, तहसील मलिक ज़िला मंडी बहाउद्दीन से है, जो गुजरात डिवीज़न फिर आगे पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है। तो वहाँ पे मुझे जो पटवारी था हमारा, मुझे ग़ालिबन उसका नाम जो है वो रियाज़ पटवारी था, रियाज़ रांझा उसका नाम है पूरा, और वो ये रेड़का बाला की साइड का रहने वाला है, रोड के ऊपर उसका घर है। तो उसको मैंने फ़ोन किया कि मुझे एक ज़मीन का फ़र्द चाहिए, तो उसने कहा आप चीमा साहब उधर आ जाएँ, बारमूसा आ जाएँ, जहाँ पे ये पटवार खाना है, तो वहाँ पे आपका फ़र्द बना देता हूँ, आप आकर ले जाइएगा। अब जब वहाँ पे मैं अपने एक अज़ीज़ के साथ वहाँ पहुँचा, उसमें पटवार खाने में, तो वहाँ पे नायब तहसीलदार सुल्तान मोहम्मद नाम याद है उसका। यहाँ पे ये बात वाज़ेह कर दूँ कि नायब तहसीलदार जो होता है ये ग़ालिबन 11वें स्केल में भर्ती होता है और 14वें स्केल तक नायब तहसीलदार बनता है, उसके बाद जो है वो तहसीलदार हो जाते हैं, रैंक चेंज हो जाते हैं। तो और 11वें या 14वें स्केल का जो नायब तहसीलदार था, सुल्तान मोहम्मद उसका नाम था, अपने आप को चौधरी सुल्तान मोहम्मद कहता था। ये बात थोड़ी सी डाउन है, लेकिन बताता हूँ कि बात मुझे बाहर पटवारी ने बताया कि सर ये मोची है ज़ात का और अपने आप को इधर चौधरी कहलवाता है ना। मैंने कहा चलो जो भी है, इसका मेरे साथ कोई लिंक नहीं बनता कि अब ये चौधरी है या चौधरी नहीं है या मोची है, जो भी है। मुझे तो अपना फ़र्ज चाहिए था, तो मैं उसके पास चला गया मिलने के लिए। तो उसको मैंने तारफ़ कराया कि लेफ्टिनेंट शुएबुल्लाह चीमा, चूँकि वो आर्मी का दौर था और उस दौर में तो आपको पता है शुरू में बहुत ज़्यादा प्रेशर था फ़ौज का। तमाम इदारे भी पाकिस्तान का रवाज है कि वो फिर जिसकी हुकूमत होती है, लाइक से नून लीग किया तो उनकी अच्छी होगी, फिर पार्टी किया तो उनसे डरते हैं। इसी तरह अगर किसी और से हो तो फिर उसको फ़ौज का दौर था, तो उसने थोड़ी रिस्पेक्ट दी मुझे भी और मेरे एक अज़ीज़ को भी। उसने कहा बैठ जाएँ आप, और चाय का उसने बोल दिया चाय पी लें, तो मैंने कहा पी लेते हैं चाय। अब वो बैठा हुआ आराम से बात कर रहा था, तो मैं उससे पूछ रहा था कि सिचुएशन क्या है और
कितना ये मतलब है आपके जो अंडर एरिया है तहसील मलिकवाल का, या जो आपकी इसमें आता है इसमें कितने रेवेन्यू जमा होता है, ज़मीन कितनी है टोटल आपके पास। इस तरह की जो हमारे फ़ौजियों की आदत होती है कि जो हम जोग्राफियाई मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं, तब अपनी ट्रेनिंग की वजह से या किसी भी और वजह से, तो ऐसी आम सी बातें हो रही थी। उतनी देर में एक आदमी जो है वो वहाँ पे आया और उसने कहा चल। उससे पहले मैं ये बता दूँ कि वहाँ पे 5 गाँव के नंबरदार जिनको मैं जानता था, 5 डिफरेंट विलेजेस के नंबरदार। एक गालबन चक 46 जो हमारा चक 45 है, चक 45 है, उसका चक 46 का वो नंबरदार था। इस तरह एक जो था आगे जो 7 वाले गाँव हैं, इस तरह उनके नंबरदार थे डिफरेंट। उनमें से 1-2 को मैं पहचानता था कि ये अच्छे मुअज़्ज़ज़ लोग हैं और इनकी कम से कम 1-1, 2-2 मरबे ज़मीन है और डेरेदारी है और काफ़ी इनकी रिस्पेक्ट है वहाँ पे एरिया के अंदर। उन 5 नंबरदारों को नायब तहसीलदार साहब ने अपने दफ्तर में लाइन अप किया हुआ था, खड़ा किया हुआ था। जब मैं दाखिल हुआ ना, जब मैं दाखिल हुआ तो उन्होंने कहा ठीक है तो आप लोग जाकर, पंजाबी में उसने कहा चलो तुम जाके बाहर बवो तो फिर बुलाने आना। वो चले गए। अब हम वो इतनी देर में थोड़ी सी बात करने लग गए। उसने पटवारी को बुलाया, उसने कहा जी वो चीमा साहब का फ़र्द था। उन्होंने कहा जी मुझे उन्होंने फ़ोन किया था, मैं फ़र्द बना रहा हूँ उनका ना, मैं ले आता हूँ। वो रियाज़ पटवारी था कह के वापस चला गया। अब हम उससे बात करने लग गए, चाय पीने लग गए। तो हुआ क्या कि थोड़ी देर बाद एक आदमी आ गया, दरवाजे के ऊपर खड़ा हुआ। उसने कहा चौधरी साहब कुर्सी करो, मतलब वो उसने चेयर, सॉरी ये फ्लाइज़ हैं सुबह सुबह का टाइम है, मक्खियाँ हैं ये। तो अब वो आराम से चेयर आगे करके बैठा हुआ था ना। उसने कहा चौधरी साहब एक तो कुर्सी आगे करो, तो घूमने वाली कुर्सी थी उसके पास, तुझे मेरी गाल सुनो ना। उसने कहा उसने जो आराम से बैठा हुआ था नायब तहसीलदार 11वें स्केल के, चौधरी सुल्तान महमूद उसका नाम था, उसने कुर्सी प्रैक्टिकली लिटरली पीछे कर ली और उसने उसके साथ टेक लगा ली और बिल्कुल इस तरह बैठ गया जैसे कोई बहुत बड़ा सुल्तान होता है या मतलब 5-6 जो बर आज़मों का बादशाह होता है, उस तरह करके वो टांग के ऊपर टांग रखी उसने। पहले वो बिल्कुल नॉर्मल बैठा हुआ था ना। उसने कहा कि एक पंजाबी में उसने कहा कुर्सी ते रानियाँ इत्थे ही ना, तू गल दस। अब मैं आपको बता दूं कि वो आदमी कौन था। वो आदमी जो था मेरे इल्म की हद तक वो एक्स-एम-एन था हमारा। मेरे इल्म की हद तक उसकी कम से कम 4 मरबे या इससे ज़्यादा ज़मीन है बारमूर साहब में। उसके 2 बेटे उस वक़्त सर्विंग थे, एक लेफ्टिनेंट कर्नल था, सर्विंग लेफ्टिनेंट कर्नल, और एक मेजर था सर्विंग उस वक़्त ना। मैं जो लोग मंडी पाबंदी से तल्लुक़ रखते हैं, बिलख़ुसूस जो तहसील मलिकवाल या गोजरा म्याना गोंदल बुसाल से रखते हैं, वो जानते हैं कि मैं चौधरी उमर यात लालेका की बात कर रहा हूँ। तो चौधरी उमर यात लालेका जो था है वो मेरे वालिद साहब की उम्र का शख्स है। अभी मेरी उम्र 50 साल है तो उसकी उम्र यकीनन 75 साल होगी, 70 से ऊपर साल, 75 साल होगी अगर वो ज़िंदा है तो ना। और उसके 2 बेटे उस वक़्त, मुझे पता था कि वो आर्मी में है, मैं खुद भी आर्मी ऑफिसर था सर्विंग उस सन 2000 में। और उसकी आलमोस्ट 4 या 5 मरबे ज़मीन है। अच्छा वहाँ पे उसकी मतलब एमएनए रहा है, एक्स-एमएनए है। और उसको एक नायब तहसीलदार हुक्म दे रहा है कि उमर यात लाले का नहीं कह रहा, कहना उमरिया कुर्सी ते रानियाँ इत्थे ही, तू गल दस। अब उमर यात लाले का एक्स-एमएनए 5 मरबे का मालिक, जिसके 2 बेटे ये वहाँ पे एक लेफ्टिनेंट कर्नल है, एक मेजर सर्विंग आर्मी में, वो कागज़ लेके पेश हुआ है नायब तहसीलदार के सामने और उसने कागज़ आगे किया है ना। उतनी देर में वो जो नायब तहसीलदार था, उस सामने ने बेल दी और बाहर से उन्होंने कहा रियाज़ पटवारी ने बुला रहा। रियाज़ पटवारी आया। अब रियाज़ पटवारी का फतवा सुने आप। 5वीं या 7वीं स्केल का एक पटवारी दरवाजे में खड़ा है, फतवा दे रहा है, उमरिया इत्थे किदे आ गए हैं, इत्थे अफसरान करन आ गए, बाहर निकल दे। उन्हें कहा जी कागज़, उन्हें आखा चौधरी साहब, अब वो मुहातब पटवारी नायब तहसीलदार को फतवा दे रहा है और चौधरी साहब स्टे हुए है, इतने बाहर आ। अब वो उसको मतलब हुक्म दे रहा है, एक एक्स-एमएनए को 5 मरबे के मालिक को पटवारी हुक्म दे रहा है कि यहाँ पे 11वीं 14वीं स्केल का एक नायब तहसीलदार बैठा हुआ है, साथ 2 कोई एक आर्मी अफसर है जो है लेफ्टिनेंट है फौज में बेसिकली, तो इसलिए उसको बाहर आना चाहिए। और वो जो 5 रुपये का मालिक एक्स-एमएनए उमर यात लाले का, दैन जब मेरी ये सन 2000 की बात है तो उस वक़्त मेरी उम्र थी तकरीबन, आप समझ लें कि 25-26 साल होगी, ठीक है जी। अभी 50 ईयर्स है तो 27-28 साल कर लें आप, तो उसकी उम्र उस वक़्त 50-55 साल थी। तो वो उसको हुक्म दे रहा था कि जी आप बाहर आ जाओ। बाहर चला गया और उसने बात मान ली पटवारी की। फिर हम चाय पीने लगे। मैंने उससे पूछा ये क्या सीन था नैब से? उसने कहा आप अच्छे नॉर्मल बैठे हुए और आप सही बात कर रहे हैं, तो आपने एकदम चेयर पीछे कर ली और आपने टांग के ऊपर टांग रख ली, ये क्या था? उसने कहा चीमा साहब, शुएब साहब तुसी जो कहते नहीं बाहर बनते पढ़े हरे हो एयर बेस कॉलेज तो FSC की थी, पता मैं तो जानना, फिर तुसी फौज च लेफ्टिनेंट बन गए, इतने निज़ाम इससे चलता, तुसी नहीं जा समझते ना। खैर चाय शाय पी उतनी देर में, तो मैंने कहा ठीक है। उसने फ़र्द बना दिया, पटवारी ने आके फतवा दिया नायब तहसीलदार को, जो फ़र्द बन के चीमा साहब को फ़र्द ले लें, और लेके नहीं आया उधर ना। मैंने उससे हाथ में लाया, मैंने कहा पटवारी से ले लेता हूँ जाके फ़र्द।
तो जब मैं बाहर मूसा के उसमें गया, जो जहाँ पे पटवारी बैठते हैं, तो मैंने देखा कि एक्स एम एन ने उमर याद लाले का को उसने बिठाया हुआ है बेंच के ऊपर चौकड़ी मार करना, और ख़ुद वो नीचे बैठा हुआ है अपने पटवार खाने में। आप अगला फ़िक्रा सुने, उन्हें आख्या मेरा काम किदों करना ही, आप कब मेरा काम करेंगे, उमर याद लाले का ने कहा ना। पटवारी ने उसका फतवा दिया, तू तीन काल केस गाल दिए, तू जाना है बह जा चुप करके इत्थे आराम नाल ना, एवें सवेरे मेरा सिर ना खा सवेरे सवेरे, तो तुम ना तुम्हें गन्ने कोई ना देते। पटवारी एक्स एम एन कहा तो मुझे गन्ने नहीं दिए थे ना। उन्हें क्या, अब उसका जवाब सुने आप ना, एम एन ए साहब के एक्स एम एन ए, तो मैं गन्ने तेरे घर दे के उन्होंने उत्थे पढ़ जान गए ले ली हाँ डेरे तू ना, तो उन्हें कहा माल्टे, तो माल्टे भी खो नहीं, तो मैं माल्टे भी तेरे घर पहुँचा के उन्होंने। अब ये बहस हुई, उन्हें कहा टाँ टाँ ना कर रहा ना पा, इतने अफसर आए तेरे फारग कर दे ना। तो उन्हें आख्या मेरा काम, उन्हें कहा तेरा काम बाद च होना है, इतने किसी को 100 पैसा लेना होंगे, 100 गाँव तो फौज की हुकूमत है, पै जा चुप करके। ए लो जी चीमा साहब अपना फ़र्द बाहर आओ, मुझे भी बाहर ले आया है पटवारी रियाज रांझा जो है पटवारी बाहर मूसा, और जिस मोहल्ले तक 45 भी आता है, कहता जी उन लोगों को फ़र्द 400 रुपया लईदा है, तुम 200 रुपया दे दो ना। ये वही से फ़र्ज बनाने को गलत, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये कुछ 2 रुपये का एक इसकी शायद सरकारी स्टैम्प ड्यूटी है, तो उसने मुझसे 200 को 100 न ज़रूरत देंगे, 200 रुपये मुझसे भी ले लिए सर्विंग पाकिस्तान आर्मी के अफसर से, पाकिस्तान आर्मी के दौर में सन 2000 की बात कर, फरवरी मार्च अप्रैल 2000 की बात कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि हमने इस मुल्क को नौकरशाही बना दिया। इन मुलाजिम बेसिकली जब गोरा साहब थे ना, जिन्होंने ये निज़ाम शुरू किया था, तो उस वक्त जो है ना हुआ क्या कि उस वक्त जो गोरे थे यानी अंग्रेज़ थे, उनकी हुकूमत नौकरी करना एक बहुत बुरा समझा जाता था। लोग समझते ये गद्दारी टाइप की चीज़ है कि आप जो है ना सरकार की नौकरी करें। चूँकि लोग ऐसा समझते थे गद्दारी टाइप की चीज़ है, इसलिए गोरों को बहुत मसला पेश आ रहा था, लोग आमतौर पर सरकारी मुलाजमत नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने उनको इंसेंटिव दिए कि जी आपको सरकारी मुलाजमत मिलेगी, साथ घर मिलेगा, बिजली पानी गैस के बिल्स आपके फ्री होंगे, प्लस आपको पेंशन मिलेगी, और पेंशन भी ताहयात मिलेगी, अगर आप फौत जाते हैं तो आपकी वाइफ को पेंशन मिल जाएगी, और प्लस ये था कि फिर उन्हें आपको मेडिकल सहूलतें भी देंगे। ये सारी सिचुएशन क्यों पैदा हुई? ये सिचुएशन उस मौका माहौल में पैदा हुई जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पाक व हिंद पे कब्ज़ा करने की कोशिश कर रही थी। राजा रंजीत सिंह की हुकूमत थी पंजाब के ऊपर, लाहौर में उनका हेडक्वार्टर था। आप सारी दुनिया को मालूम है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट यानी मंडी बाउद्दीन के मौजा चेलियांवाला में एक बहुत बड़ी जंग हुई थी अंग्रेज़ों की और इन सिखों की। उसमें बहुत सारे गोरे मरे हुए हैं, उनका अभी भी गोरा कब्रिस्तान कहते हैं उसको, गोरों का एक कब्रिस्तान है चेलियांवाला में, और वहाँ पे पूरा साल जो है वो जिनके वो रिश्तेदार थे अंग्रेज़ों के, ब्रिटन्स के, वो वहाँ पे आते रहते हैं। बड़ी अच्छी रोड बनी हुई है खारियाँ से मंडी बाउद्दीन उस कब्रिस्तान या चेलियांवाला की वजह से, और गालिबन वहाँ पे एक कर्नल की भी कब्र है। मैं ख़ुद तो वहाँ पे विज़िट नहीं कर सका, मैं साफ बता दूँ कि मैंने जाकर वहाँ पर नहीं देखा है, लेकिन सुना है कि वहाँ पर उनकी भी कब्र है। तो मैं ये बता दूँ कि वीडियो मेरी बिल्कुल अनकट होती है और ये अनएडिटेड होती है, जो जैसे मैं रिकॉर्ड करता हूँ। ये मेरा अपना सेल फ़ोन है और ये मेरा अपना ही एक कैमरा है, वो क्या स्टैंड है जो मैंने लिया हुआ है, और कभी कभी मेरे पास वो माइक भी है जो मैं यूज़ करता हूँ और कभी नहीं यूज़ करता हूँ, जैसे आज नहीं यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें फ्लाइट्स भी आती रहती हैं और सम टाइम जो है वो सूर्य ज़्यादा थ्रू हो जाता है, तो मुझे ग्लासेस लगाने पड़ते हैं जिसको सन ग्लासेस कहते हैं, ताकि वो मैं इस कैमरे को देख सकूँ और आपसे बात कर सकूँ तमाम लोगों से। तो कहने का मकसद ये है कि ये क्या हुआ कि जी जब उस हिसाब से सारा कॉन्टेस्ट में ये सरकारी मुलाजमत का ढांचा तैयार किया गया, जिसमें एक डीसी होता था या डीसीओ, मतलब आजकल डीसीओ कहते हैं उसको, और जो डीसीओ होता था, डीसी होता था उस मायने में तमाम महकमे उसके अंडर होते थे। और कम से कम जो कुतुबुल्लाह शहाब की एक बुक मैंने देखी है, शहाबनामा, उसमें गालिबन 26 या 27 मुलाजम होते थे एक डीसी के लिए। और उसके पास घर में आप देखें आज भी कल भी बहुत सी पोस्टें वायरल होती रहती हैं कि ये इतने 100 कनाल का घर है एक डीसी का, इतने 100 कनाल का। इवन गुजरावाला में आप देख लें जो प्राइम लोकेशन है हमारे शहर की, उसमें 3-4 जगह आती हैं। उसमें डीसी ऑफिस है, कमिश्नर ऑफिस है, आरपीओ ऑफिस है, डीसी का घर है, कमिश्नर का घर है, कनालों के अंदर सेंट्रल प्रिजन है यानी सेंट्रल जेल है गुजरावाला की, डीसी ऑफिस है, इस तरह। और बिल्कुल नमरूद और फ़िरौन ये बने हुए हैं ना। मैं अपना खुद वाक़या सुनाता हूँ कि मैंने जैसे जिस प्राइवेट मुलाजमत का जिक्र किया है वो दी गुजरावाला क्लब में मैं एडमिन मैनेजर हूँ, और मैं वहाँ पे 9 दिसंबर सन 2021 को मैंने ज्वाइन किया। तो तकरीबन मेरी जो सर्विस की अभी 9 दिसंबर और 9 जनवरी 9 फरवरी, तकरीबन 24 फरवरी, यानी कि 2.5 महीने के बाद वहाँ पे आके कोई तो प्रॉब्लम हुआ, तो वहाँ पे एडीसीआर है, हुसैन रज़ा उसका नाम है, तो आईसीआ कहते हैं उसको, सेक्रेटरी आईसीआ, वो सेक्रेटरी है क्लब का। और दैन उस वक्त जो प्रेसिडेंट था उस वक्त दानिश उजाल था, डीसी गुजरावाला। और पैटर्न चीफ जो था कमिश्नर होता है उस वक्त, तो जब थे वो असलम गुमनवाज में था जो उसमें पैटर्न चीफ या कमिश्नर था। तो पैटर्न चीफ का इतना रोल नहीं होता हमारे इसमें गुजरावाला क्लब की हद तक। तो मैं आपको बता दूं पूरी कौम को जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती है कि 24 फरवरी को इसमें हुसैन रज़ा ने, एक सजाद वकील है वहाँ पे, एडवोकेट सजाद हुसैन उसका नाम, सजाद खान उसका नाम है,
और वो है, और उसके बाद एक और वहाँ पे आसम तुफ़ैल है जो सुपरटेंडेंट है डीसी ऑफिस का। इन तीनों ने मुल्क के कुछ गुंडों के साथ, एक सूबेदार अकरम है, रिटायर्ड सूबेदार है एएमसी से, और 80 साल उसकी उम्र है, और अभी वो इसका हेड क्लर्क है इस क्लब को 80 साल की उम्र में ना, यानी कि 1997 में रिटायर होकर वो इस क्लब में उसने ज्वाइन किया। उसके बाद उसका बेटा है एक आमर अकरम, और उसके साथ एक टेक्नीशियन होता है असद, वो आता है ना, वो लोग वहाँ पे आते थे। तो वहाँ पे उन्होंने कैमरे वगैरह लगाए, उन्होंने बहुत सारे फ्रॉड किए हमारी कंपनी में, कैमरे में, थंब इम्प्रेशन में, टीवी जो लेट से कि 1,80,000 का टीवी है 2,60,000 में, 55,000 में उन्होंने हमें दिया। कैमरे उन्होंने हमारे पास 16 लगाए, जिनका टोटल बिल जो है वो तकरीबन 1,60,000 बनता था, जैसे 2 लाख बनता था उसका उन्होंने बहुत ज़्यादा बिल हमें पेश कर दिया, जो कि तकरीबन 8 लाख के करीब था, वो मैंने रिजेक्ट कर दिया। इस तरह उन्होंने एक मशीन लगाई जिसकी कीमत तकरीबन 16,000 रुपये थी, उसका उन्होंने 64,000 रुपया मांग लिया। एक म्यूज़िक सिस्टम जो था जिसका उन्होंने वादा किया कि हम 16,000 रुपये का लगाएंगे, उस म्यूज़िक सिस्टम का उन्होंने 46,000 रुपया मांग लिया। तो इस तरह करके उन्होंने वहाँ पे जो है ना, एक समझे एक और वहाँ पे शहबाज इलेक्ट्रिशियन है जो कि बेसिकली ये एक चोर है जो वहाँ पे इलेक्ट्रिक की चीज़ें चोरी करता है। और ये शहबाज इलेक्ट्रिशियन जो था ये वहाँ पे तमाम चीज़ के सेकंड कनेक्शन लगाए हुए थे मेरे जाने से पहले ना, और वो चूँकि साथ डीसी इसमें सेशन कोर्ट में भी जॉब करता था साथ ही, तो हर चीज़ को जी ताकि उसको फ़ोन किया जाए, सेशन कोर्ट वहाँ से तकरीबन 200 गज़ है तो वो जल्दी से 250 गज़ से आके तो वो ऑन कर देता था। उसके ऊपर मैंने उसको बहुत सारा डांटा, और जो उसने चीज़ें चोरी की थी उसके ऊपर मैंने उसको डांटा कि ये तुम क्या चीज़ें चोरी मत किया करो उस क्लब से ना। और ये कनेक्शन सेकंड सारे मैंने ख़त्म करवाए, मैंने इसको सारे जेन्युइन कनेक्शन करवाए तमाम एयर कनेक्शन के और तमाम चीज़ों के, उसको बड़ी तकलीफ़ थी। तो ये सज्जाद वकील जो है ना, बेसिकली ये एक फ्रॉड वहाँ पे किरदार था। और इसके बारे में एक ज़मीन बता दूँ कि एक गार्डन टाउन में एक बैठता है शेख नवीद, यानी गाबा प्रॉपर्टी वाला जो शेख नवीद है। ख्वाजा मुज़म्मिल चांद भी एक प्रॉपर्टी डीलर है, तो क्लब में बैठे हुए थे ख्वाजा मुज़म्मिल चांद, मैं खुद यानी कैडमन मैनेजर मुज़म्मिल चांद और शेख नवीद आया हुआ था। तो शेख नवीद ने मुझे कहा कि सज्जाद वकील जो है, सज्जाद खान जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आपने वो कहता है, उसने कहा बेसिकली ये एक दलाल है, ही इज़ अ पिम्प। उसने मुझे पूछा चीमा साहब, अगर आप डीसी दानिश उस्ताद की जगह के ऊपर आप डीसी गुजरांवाला हूँ, तो आपके पास एक आता है दल्ला जो है, एक पिम्प आपके लिए सिर्फ पैसे अरेंज करता है, एक दल्ला यानी एक पिम्प जो आपके लिए लड़कियाँ लेके आता है, एक दल्ला आपके लिए शराब लेके आता है, एक दल्ला आपके लिए आइस लेके आता है, एक दल्ला आपके लिए पैसे पकड़ता है, और एक ऐसा कम्प्रीहेंसिव दल्ला है, यानी कम्प्रीहेंसिव पिम्प है जो आपके लिए, जो वो आपको अपनी थाली भी पेश करता है, लड़कियाँ भी पेश करता है, आपके लिए आइस के स्केट भी बनाता है, आपको विस्की भी ला देता है, वैसे भी लड़कियाँ ला देता है, आपको गाहक भी ला देता है, आपकी डील भी कराता है गार्डन टाउन के मालिक से, उससे गार्डन टाउन के मालिक चौधरी इफ्तार से 5 करोड़ रुपये में कि आप उसको बिजली और गैस जीडीए से मंजूर करा कर देंगे, क्योंकि ये दोनों महकमे उसके डीसी के अंडर आते हैं। तो आप किसको प्रेफर करेंगे? आपको 5 दल्ले चाहिए कि उनमें से कभी भी कोई होता है, या आपको एक कम्प्रीहेंसिव पिम्प चाहिए, कम्प्रीहेंसिव दल्ला चाहिए? तो मैंने कहा ज़ाहिर है, अगर मैं डीसी हूँ और मैं इस तरह का ज़हन रखता हूँ कि मुझे कोई करप्शन करनी है, या मैं कोई आइस पीता हूँ, या इस तरह के मेरे काम हैं, तो फिर मुझे ऐसा कम्प्रीहेंसिव दल्ला बेस्ट रहेगा। उसने कहा ये सज्जाद सैन जो कम्प्रीहेंसिव दल्ला है, ये सज्जाद वकील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। तो इस वाक़े के 1-2 दिन के बाद जो है, चूँकि बहुत ज़्यादा चोरियाँ कर रहे थे, मैं उनके दरमियान में हर्डल बना हुआ था, तो उन्होंने आके 24 फरवरी की रात को मेरे ऊपर हमला कर दिया, अपने गुंडे लाकर। इसने बेसिकली हुसैन रज़ा जो था, और उसमें उस लड़ाई झगड़े में मुझे ये एक स्टिक भी लग गई यहाँ पे ना, ये स्नूकर स्टिक है। ये हुसैन रज़ा ने पहले मेरे ही ऑफ़िस में आके, जो एडमिन मैनेजर का ऑफ़िस था क्लब के अंदर, उसने पहले मुझे एक रैकेट यहाँ पे मारा जिसकी MLR मौजूद है, मेडिकल रिपोर्ट मौजूद है। फिर उस जगह में उसने वहाँ से ऊपर से स्नूकर स्टिक मंगवा ली, और जो शायद पुलिस का जो उसका गार्ड है, बेसिकली शायद जो है वो कांस्टेबल शायद है, जो पंजाब पुलिस का मुलाजिम है या डिस्ट्रिक्ट पुलिस का मुलाजिम है, वो लेके आया, और उसने वो स्टिक जो है वो झगड़े में मुझे यहाँ पे भी मारी, और बहुत सारी जगहों पे मुझे स्टिक लग गई, यानी खून निकलने लग गया ना वहाँ पे। और ये लोग इसके बाद इसने उससे पहले इसने क्या किया कि इसने उठाकर कुर्सी बिठाकर मुझे बाहर फेंकवा दिया क्लब से, ठीक है, बिल्कुल ज़हनी तवाज़ुन, चूँकि उसका नाम ही सेक्रेटरी आइस है, आइस बहुत ज़्यादा पीता है, सिगरेट, इसको आइस के सिगरेट वही शायद ही बना करता है, ये सज्जाद वकील जो उसको आइस सप्लाई करता है। तो ये तो 2-4 बातें जो है ना बिल्कुल दीवानों वाली कर रहा था। एक मामूली सा पटवारी है 18वें ग्रेड का, ADCR क्या होता है मैं आपसे पूछता हूँ। मैं 25 लोगों से या जिसने भी PES के लोगों से पूछता हूँ ADCR क्या होता है। ADCR मामूली सा 18वें ग्रेड का एक पटवारी होता है, और क्या है ये, ठीक है जी। और ये इसने बैठ के इस अजीब-ओ-गरीब बातें कि जी मुझे कहता है जी मैं आपका जो है ना नाम शनाख्ती कार्ड की इसकी लिस्ट से मिटा दूँगा, और मैं पुलिस से कहूँगा कि वो आपको मतलब भट्टे को बिठाकर गोली से उड़ा देगी, और मैं आपकी ज़मीनों के कागज़ जो है ना वो ज़ीरे कर दूँगा। ये मैं बता दूँ कि मेरी ज़मीनें जो हैं वो मौज़ा चक 45 में हैं, मौज़ा भरो की चीमा में है, और मौज़ा कालर शेखपुरा में है, डिफेंस लाहौर में 3 घर मेरे नाम पे हैं, एक Z ब्लॉक में है 612Z जो है 612Z है, एक गार्डन 155 L है, और 199K है, या इन दोनों में चेंज होता है, N की और L का मुझे, क्योंकि पेपर मेरे पास नहीं है।
इसके अलावा मैं बता दूं कि पाकिस्तान में तकरीबन 13 गाड़ियाँ मेरे नाम पे है ना। एक लैंड क्रूज़र है जिसका नंबर LRK1 है। ये चौधरी परवेज़ वगैरह के बाद पंजाब में मेरे इल्म की यहाँ तक दूसरी या तीसरी लैंड क्रूज़र थी। डिवीजन गुजरात की ये पहली लैंड क्रूज़र थी LRK1 जो मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है। आजकल वो इन्होंने नैब वालों ने बेची हुई है केस के अंदर, और गालबन वही है में किसी के पास है LRK1। तो एक ज़मीनी बता दूँ कि LRK1 जो भी चला रहा है वो भाई मेरे, इसकी एक चाबी मेरे पास पड़ी हुई है ओरिजिनल, ठीक है, क्योंकि ये नैब ने आपको बेची है, दूसरी चाबी भी अपनी ले लेना कहीं कि मिसप्लेस हो जाए ठीक है। और दूसरी एक और मतलब इस तरह एक लैंड क्रूज़र और 12 गाड़ियाँ मेरे नाम पे हैं, और पाकिस्तान में 5 रुपये ज़मीन मेरे नाम पे है, ठीक है। और ये एक मामूली सा जो 18 मिनट का पटवारी है जो आपको ADCR कहता है कि ये, और चूँकि मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं, फैमिली है, और ये मेरा अपना ज़िला है, ज़िला गुजरांवाला जो है बेसिकली हमारे बाओ-अजदाद जो हैं वो घरों की सीमा से तल्लक़ रखते हैं। और फिर हम लोग जो हैं सन 1907 में यहाँ से चक 11 सरगोदा में शिफ्ट हुए। वहाँ पे जो घोड़ी पार रुपये में मिले 11 वाली पुल जो है सरगोदा वाली। तो जो हमारे बाओ-अजदाद थे यानी मेरे परदादा जी थे, उन्होंने कहा, उन्होंने उस वक्त DC फैसलाबाद होता था, उसको एप्लीकेशन दी कि हम यहाँ का पानी कड़वा है, हम लोग वापस बरो की चीमा जा रहे हैं। तो DC ने कहा आप लोग ना जाएं, मैं आपको अल्टरनेटिव लैंड देता हूँ। तो फिर सन 1914 में हमें ये जहाँ पे हमारा चक नंबर 45 अभी आबाद ये ज़मीन लाट हुई। सन 1914 में ये गाँव आबाद होना शुरू हुआ, 16 में मुकम्मल हो गया, 1916 में, यानी आज से 107 साल पहले। तो फिर हम लोग जो है ना वहाँ पे रहने लग गए। जो मेरे दादा अबू हैं उनकी पैदाइश जो है वो तो है बरो की चीमा की, दादा अबू भी वहीं के रहने वाले हैं। आगे हमारी सारी मतलब वहीं के हैं, बरो की चीमा तहसील ज़िला डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला। लेकिन मेरे अबू जो हैं उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1943 की, वो इसी गाँव की है, इनका 45 की है। फिर आगे मेरी भी 1 सितंबर 1972 1972 इसी गाँव की पैदाइश है। तो आप ये समझिए 106 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन बरो की चीमा में चूँकि हमारे बाई मालकी आ रही है तो वहाँ से हमें 6 एकड़ ज़मीन आती है। तो ये हुसैन रज़ा की मैं बात कर रहा था ADCR की, कि इसने एक तो मतलब है कि आपका मैं पुलिस मुकाबला करवा दूंगा, मैं आपको जान से मार दूंगा, ठीक है जी। और वो भी मतलब है जो गाली किसी को माँ की गाली देनी नहीं चाहिए, अगर कोई दे तो उसको शूट कर देना चाहिए। मैं बता दूँ हुसैन रज़ा को भी, DC दानिश अफ़ज़ाल को भी, और डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला के RPO ताहिर को, और जो CPO जहाँ चेंज हो गए 92nd लॉन्ग कोर्स का जो है कैप्टन हमाद आबद को, SP असदुर्रहमान को, उसके बाद ऐसे जो सैफुल्लाह विर्क है, और उसके बाद नीचे जो गुलाम रसूल इंस्पेक्टर गुलाम रसूल जो मेरा आईओ रहा है, उसके बाद ASI जिसने ये FIR काटी थी मेरे ख़िलाफ़, FIR 06 गालमन इसका नंबर है 206 2022। ये थाना जो है सिविल लाइन है, PS सिविल लाइन की FIR, और इसका जो काटी थी गालमन कोई टेम्प्रेरी ASI भट्ट है उसने काटी थी। और उसके बाद मैंने एक एप्लीकेशन दी जो इनके ख़िलाफ़, इन तमाम मुजरमों के ख़िलाफ़ जो मुल्ज़मान हैं दानिश अफ़ज़ाल समेत, और 12 लोगों के ख़िलाफ़ एक FIR के लिए काटने की एप्लीकेशन दी, जो कि उसके कुछ बाद जो है उसमें एक ASI है वहाँ पे, गालबन उसका नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है, वो मुझे आज तक मिला ही नहीं है। और जो मेरा आईओ था उस केस में, उससे जब भी उसके मैं थाने में गया हूँ, को 15-20 दफ़ा मिलने उसको फ़ोन किया, वो कभी हाई कोर्ट में होता था, क्योंकि SHO ने और SP और DSP गुज्जर है गुलाम मोहम्मद गुज्जर, GM गुज्जर और SP असदुर्रहमान वगैरह जब उसको मुझसे मिलने नहीं दे रहे थे, क्योंकि इसके ये केस चूँकि हाई प्रोफाइल केस था, तो इसमें RPO ताहिर समेत ये सब लोग इन्वॉल्व थे। तो वो सैफुल्लाह विर्क का बेसिक किरदार है इसके अंदर, क्योंकि सैफुल्लाह विर्क का बेटा जो है ना फैज़ान विर्क, वो भी एक वकील एडवोकेट है। अब वो भी वकील है, सजाद खान भी वकील है, और ये चूँकि पुराने से को जानने वाले हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि सैफुल्लाह विर्क जो है इसने आखिरी जो एक पुलिस वाला कोई MD वगैरह मारा था, तो इसको बड़ा मतलब बड़ा ये पहलवान टाइप का, या आप समझते हैं इसका आखिरी गालमन सर जॉब का आखिरी साल है, और ये ऐसे ही भर्ती हुआ और इंस्पेक्टर था। आधी नौकरी इसने मोतल गुजारी, आधी इस पर गुजारी, सारे पुलिस वाले ऐसे ही होते हैं। तो खैर इसने काफ़ी आप मैं पूरी कौम को ये बता दूं कि इसने मेरे घर पर रेड तक करवा दिया ना, यानी कि एक ऐसा केस जिसमें सैफुल्लाह विर्क को पता था कि शुएब चीमा को ही इन लोगों ने मारा पीटा है, और मुझे उसने बाहर फुकवाया। इसने क्या किया, उस सैनरा नज़ीम ने बता दूं कि इसने जब वो मुझे कुर्सी पर बिठा के गार्ड से कहा कि शुएब साहब को बाहर फेंक दो क्लब से, उसके बाद ऐसा बदबख्त आदमी है कि इसने जितने मेरे कॉन्टैक्ट थे उस वीडियो, चूँकि वो मोबाइल मेरे वहाँ 2 पड़े हुए थे, और इसने क्या किया कि वो जितने भी मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट थी वो वीडियो फेंकने वाली वीडियो सारी इसने मेरे तमाम रिलेटिव्स को भेज दी, और तमाम मेरे दोस्तों को भेज दी ना, ऑल टू सेंड ऑल करके जो फेंकवाने की वीडियो है ना। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, पूरी कौम से भी पूछता हूँ, और ख़ास तौर पे उस वक्त अभी जो DC सारा कमर आ गई है उससे पूछता हूँ। सारा कमर, मैं आपसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले 1 हफ़्ते से, लेकिन इसके हुसैन रज़ा की वजह से, जो कि आपने इसको सेक्रेटरीशिप से नहीं हटाया है, तो हुसैन रज़ा की वजह से जो आपका PA है ख्वाजा सुहेल जो है वो आपसे मिलने नहीं दे रहा है मुझे ना। हालांकि 12 से 2 बजे का टाइम होता है, मैं 3 टाइम आपसे मिलने आया हूँ। अब आपसे मुलाकात जो है वो किसी और तरीके से होगी इंशाअल्लाह ताला। और ये इस तरह नहीं होता जिस तरह आप मतलब अगर गुजरांवाला के में समझ रही है, RPO ताहिर और CPO भी चेंज हो गया है। एक SSP उस वक्त था वो भी चेंज हो गया है, अभी नया SSP आ गया, उसकी जगह पे SSP इन्वेस्टिगेशन चेंज हुआ है। असदुर्रहमान है वहाँ पे SP, और SHO सैफुल्लाह विर्क, और उसके नीचे जो अमलाई वो समझ रहा है कि ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। इस केस की मेरिट के ऊपर तफ्तीश होगी। आपको मैं पूरी कौम को ये भी बता दूँ कि मैं IG से मिलने भी गया,
ये 26 अप्रैल की बात है। मैं आईजी से मिलने के लिए गया लाहौर में आईजी ऑफिस में। वहाँ पे एसएसपी शुएब से मेरी मुलाकात हुई और एसएसपी शुएब ने वही किया जो पुलिस वाले करते हैं कि उसने उसको मार करके वापस सीपीओ हमादाबाद को भेज दी। मैं आपसे पूछता हूँ आईजी साहब, अगर आपने ये हरकतें करनी है कि आपने जो आपके पास आपके ऑफिस में आएगा उसे एक एसएसपी शुएब मिलेगा और उसके ऊपर लिख देगा जी इसके ऊपर ऐसे जो तफ्तीश करे, इसके ऊपर मुतलका जो है उसी डिस्ट्रिक्ट का जो डिवीज़न का सीपीओ तहकीक करेगा, तो फ़ायदा क्या आपके पास आने का? फिर ये प्रैक्टिस बंद करनी है, इसी लोगों को आईजी ऑफिस बुलाते हैं आप। मैं आपको एक ज़मीनी बात बता दूँ, आईजी पंजाब साहब और एसएसपी शुएब साहब, आईजी साहब मैं 26 अप्रैल को पेश हुआ था, वीडियो निकाल लीजिएगा। मेरा चलो केस ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि मैं ये जो पाकिस्तान आर्मी का रिटायर्ड अफसर हूँ, फार्मर आर्मी का जो FGCM का जज हूँ, फार्मर इन्वेस्टिगेटर रहा हूँ NBC का, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वारफेयर्स का। 2 दफ़ा मैंने MNA कलेक्शन लड़ा है, चलो हार गया हूँ, ठीक है, वो हार जीत चलती रहती है। और भी मैं समझता हूँ कि मैं एक बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ, तो किसी कहीं ना कहीं जाकर मेरा केसेस जो है वो सुने जाएंगे आज या 6 महीने या साल बाद। मैं आपसे पूछता हूँ कि वहाँ पे एक खातून आई हुई थी, एक खातून क्या, एक 15 साल की लड़की, 15 साल की लड़की आई हुई थी, वो क्रिश्चियन थी और वो थाना वांडो था। तो आईजी साहब आप इसका नोटिस लें और एसपी शुएब से बुलाएं। 26 अप्रैल की वीडियो निकालें, फुटेज जो है ना आपके पास, मेरी भी उसमें है। और आपके पास मैं तकरीबन 10 बजे आया था और वो 2 घंटे वहाँ बैठे रहे हम लोग। फिर उसके बाद 12 साढ़े 12 बजे शुएब साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने घंटे के अंदर जो भी क्लाइंट्स वहाँ बैठे हुए थे 15-20 उनको फारिग कर दिया। तो उसमें मतलब एक मर्डर का केस मुझे अच्छे से याद है कि एक DSP आया हुआ था इंक्वायरी के ऊपर फैसलाबाद डिवीज़न से, और एक ये सबसे इंपॉर्टेंट ये छोटी एक बच्ची आई थी 15 साल की जिसके साथ उसका रेप हुआ था, और ये क्रिश्चियन बच्ची थी और बहुत गरीब थी। और किस तरह किराया जमा करके जो उसके साथ आदमी आया हुआ था गांव का कोई चौधरी बेचारा, चौधरी क्या वो बेचारा भी गरीब ही था और बेमुश्किल उसके कपड़े वगैरह बता रहे थे कि वो भी किराया ही जमा करके आया है। तो आईजी साहब आपसे यही कहना है कि आप ये केस, मेरा केस तो सुने, लाजमी सुने, लेकिन उससे भी पहले सुन लें कि वो जो बच्ची 15 साल की बच्ची जिसका गांव के 5-6 लोगों ने रेप किया है, और उसमें ऐसा है कि मतलब दामाद और सुसर ने भी रेप किया है, यानी एक ही घर के जो उसके गांव के हैं। ये थाना वांडो है, मुझे उसके गांव का नाम भूल गया है। आप फोटो निकालिए, वो बच्ची उसमें आ जाएगी और PS वांडो फ़ोन कीजिए, जो है RPO से रिपोर्ट तलब कीजिए या RPO गुजरात जैसे या CPO जिससे जो भी आपका प्रोसीजर है, और इसको आप फॉलो कर लीजिएगा। मेरे केस को फॉलो कीजिए, वरना इसका इंशाअल्लाह थ्रू लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, या इवन मैं आज 25 जून को, इससे पहले तो मैंने कभी कोई लेटर नहीं लिखा, लेकिन आज मैं अपने आर्मी चीफ को भी लेटर लिखूँगा। मैं अपने यूनिट के जो CO हैं और जो मेरे CO रहे हैं कर्नल नुमान सिद्दीकी को भी आज इन्फॉर्म करूँगा। कोर कमांडर जो हैं गुजरांवाला जनरल आमिर जो हैं, उनका मैंने मालूम किया वो 28 तारीख तक पाकिस्तान से बाहर हैं, गालबन वो यूरोप में या इटली में हैं। वो भी आज 25 जून है तो वो 28 तक वो भी अपनी ड्यूटी पे हाज़िर हो जाएंगे। जो यहाँ पे COS है वो मेरा ब्रिगेडियर इम्तियाज़ जो है, जो COS 30 को गुजरांवाला कोर का, वो मेरा मतलब है मेरी औरंगज़ेब 2 औरंगज़ेब 1 का 91st लॉन्ग कोर्स का है, वो आजकल क्वारंटाइन हुआ है, मैंने पता किया। इंशाल्लाह 1 तक वो भी ड्यूटी पर आ जाएगा। और ब्रिगेडियर राशिद हैं जो यहाँ पे हमारे स्टेशन कमांडर हैं गुजरांवाला में, उनसे भी इंशाल्लाह मैं आज मिलूँगा, नहीं तो मंडे को मिलकर उनको भी ये एप्लीकेशन दूँगा। और इससे पहले मैं बता दूँ, मैं RPO ताहिर साहब, मैं उससे मिल चुका हूँ, कमिश्नर साहब से मेरी मुलाकात हुई इसी हफ्ते में, जो भी प्रेजेंट कमिश्नर हैं। और जिस दिन ये आपके ASI ने, जिसका नाम एजेंसी निकल रहा है, जिस ASI ने, मैंने वो देखी है, अभी तक उन्होंने मुझे इसकी वो नहीं दी है, रसीद तो नहीं दी है, क्योंकि वो ASI साहब मुझसे मिल नहीं रहे हैं। वो बूढ़ा सा कि ASI है 55-56 साल का, उसके वो मेरे पास है, उसका इसी मोबाइल के अंदर उसका नंबर भी है, तो उसकी व्हाट्सएप पे फ़ोटो आ रही है, एक आध मिनट में उसका नाम जेल में आ जाएगा। RPO इमरान ताहिर साहब, आप और IG पंजाब साहब, आप सुन लीजिए कि जिस दिन आपने मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट की है, उस रात को RPO ताहिर है, ये DC दानिश अफजाल के साथ और वकील सजाद खान के साथ गुजरांवाला क्लब के अंदर बैठ के आराम से खाना खा रहा है और कह रहे हैं इसको 5 लाख के गिफ्ट उन्होंने दिए हैं ना, सजाद खान ने। तो आप IG साहब इसकी RPO इमरान ताहिर की इस बात की तहकीक करवा लीजिए, RPO ताहिर की, RPO गुजरांवाला की। और RPO साहब आप भी जिस दिन सुबह को मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है FIR की दानिश अफजाल वगैरह के खिलाफ, उस शाम को आप उसके साथ थे, उससे पहले भी आप उनके साथ रहे हैं। ये पूरा नेक्सस जो डेवलप हो रहा है, ये आपको मेरे इल्म की हद तक, मैं नहीं कहता कि आपने इसमें कोई पैसे लिए होंगे, मेरा नहीं, और इस लेवल पे मेरा ख्याल नहीं कि आपने ये काम किया होगा, लेकिन मैं ये भी बता दूँ आपको RPO साहब कि मैं उससे आपके CPO दैन कैप्टन हमादाबाद से मिला हूँ, और हमादाबाद जो है 92nd लॉन्ग कोर्स का है, मेरा 91st लॉन्ग कोर्स, ये 1.5 साल हम PMA में इकट्ठे थे। तो ये फर्स्ट पाक है, मैं सेकंड पाक का हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा पाकिस्तान, पूरी कौम, पूरी फ़ौज ये बात सुन ले, हर 91st लॉन्ग कोर्स, 92nd लॉन्ग कोर्स है, तमाम लोग ये सुन लेना। ख़ास तौर पे सानी जो मेरी पल्टून को, ये सिर्फ पाक आर्मी 91st लॉन्ग कोर्स की, मेरी पल्टून को काज़ियाइट कहते हैं, क्योंकि एक काजी था GC, वो बाद में रेलीगेट हो गया, और 92nd लॉन्ग कोर्स की औरंगज़ेब कंपनी की पल्टून है, उसको सानियाइट कहते हैं। सानी गालबन में मैंने सुना आजकल वो ब्रिगेडियर है।
तो सानी साहब आप भी सुन लीजिए ब्रिगेडियर सानी साहब के जी आपके कोर्समेट जो है ना हमाद आबद साहब, उन्होंने भी कुछ नहीं किया इस केस में। और हैरत अंगेज़ बात, ये पूरी कौम ये देख रही है, यहाँ पे ये स्टिक लगी हुई है, इसकी MLR मौजूद है, ये स्टिक भी मौजूद, मतलब निशान भी अभी तक मौजूद है। इसके बावजूद जो है ना ASI जो है वो थाना सिविल इंक्वायरी का वो कह रहा है कि जनाब ये वकूआ मशकूक है, और जो सैफुल्लाह विरक है जो इसमें मेन किरदार है ना, जिसने मेरे घर के ऊपर बगैर किसी वारंट के रेड भी करवाया पुलिस के थ्रू, और जामा तलाशी खाना तलाशी वगैरह ली, और उसके खिलाफ मैं अभी तक ऑपरेट नहीं कर सका, क्योंकि इस वक्त तक जो है वो मैं ख़ुद अपने कामों में बिज़ी हूँ इंशाअल्लाह। लेकिन चूँकि ये एक लीगल मामला है और इसको कानून है, जिन लोगों ने रेड किया है वो चूँकि इसी थाने के लोग हैं, उसमें गुलाम रसूल इंस्पेक्टर मौजूद था, उसमें एक वो है राना उसका गन मैन है वो था, मतलब वो पुलिस वाले थे, 2 और थे, एक गाल में हेड कांस्टेबल था, एक कांस्टेबल था, 2 यंग से कांस्टेबल थे। तो जितने लोग भी थे वो चूँकि इसी थाने में में मौजूद है, इस थाने सिविल लाइन के अंदर, तो उनको बुलाया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि आपने किस कानून के तहत जो ड्राइवर गाड़ी चला कर आया। फिर सबसे बड़ी बात यह कि इन लोगों ने एंट्री भी की, यानी इन लोगों ने जब ये रेड किया, ये रेड गवर्नमेंट ने किया था 27 फरवरी के आसपास, 27 या 28 फरवरी को 2022 को उन्होंने रेड किया था, और उन्होंने अपनी एंट्री की थी थाना गखड़ में, क्योंकि इनको खतरा था कि रेजिस्टेंस होगी आगे से। और जो कोर्ट नया था में जो मेरे एलाइज हैं वो चूँकि एक पुलिस की गाड़ी है, 5-6 लोग हैं, तो वो रजिस्ट करेंगे और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर आपके पास वारंट्स वगैरह हैं, सच वारंट हैं, क्योंकि मैं खुद आर्मी का रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ, आर्मी में मैं जज रहा हूँ FGCM का, तो आपसे ऐसा नहीं होगा, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। और अगर ये डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हुए, अभी तो आप लोग बहुत ताकत के नशे में हैं कि दानिश अफजाल आपके पीछे है, और ऐसे जो सैफुल्लाह विरक है जिसने कोई अहमदी डाकू शाकू मारा हुआ है, ठीक है, और पता नहीं आप लोग किस नशे में हैं, लेकिन ये नशा उतर जाएगा बहुत जल्दी, 4, 6, 8, 10 महीने बाद, साल बाद ये नशा आपका उतर जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि इस तरह के काम करने के नताइज क्या निकलते हैं ना। और मैं आपको एक ज़मीनी बात बता दूं, आपको क्या नाम है, सैफुल्लाह विरक साहब, कि मैं पाकिस्तान आर्मी में जब अफसर था तो एक GOC था 10, 10, 11, 12 डिवीजन का ना, आप समझिए जनरल एरिया लाहौर का एक GOC था, एक लड़की लेकर वो मालम जबा चला गया था, मालम जबा रिज़ॉर्ट में। अभी ये चेंज हो गया है, जिस मालम जबा वो गया था वो ज़लज़ले में 2008 में तबाह हो गया था, जब वो मेरे अंडर आता था। यानी वो 11 कोर के रिज़ॉर्ट्स हैं, उसके बाद वो 7 टिप को मिले हुए थे, आगे 7 इंजीनियर को मिले हुए, यूनिट को मिले हुए थे, उसकी जो 33 फील्ड कंपनी को मिले हुए थे। फील्ड मेरा जो OC था मेजर आदम इकबाल तीन, वो छुट्टी पे था, और उस वक्त मैं उसी की ड्यूटी कर रहा था तो मैं कंपनी अफसर 33 फील्ड कंपनी का। तो सैफुल्लाह विरक साहब पाकिस्तान आर्मी के एक मेजर जनरल साहब जो GOC होते हैं, ये आपके IG के बराबर रैंक है मोहतरम। वो समझे कि IG साहब एक लड़की लेकर जो मालूम जब रिज़ॉर्ट चले गए ना, उनको मैंने वायरलेस पे कहा कि आप मुझसे बात करें, उस वक्त फ़ोन नहीं था वहाँ पे। उन्होंने कहा मैं आपसे कल बात करूँगा। मैंने उन मुतल्लिका साहब को बताया कि जनाब कल बहुत दूर है। अगली सुबह को हमने उनको अरेस्ट किया, उन जो थे ये मोहतरम GOC, मतलब आप समझने के 10, 11, 12, 13 डिवीजन, बिल्कुल हम पर्टिकुलर नहीं हो सकते या ना नाम बता सकते हैं आपको, क्योंकि ये पाकिस्तान आर्मी का मामला है, और इसमें पाकिस्तान आर्मी के हम ऐसे ही बात करते हैं गोल मोल से। तो सैफुल्लाह विरक साहब, वो जो IG साहब थे, IG के बराबर रैंक था, उस आदमी को फ़ौज ने मेरे फ़ोन करने के 20 घंटे के बाद नौकरी से फ़ारिग कर दिया। किसको फ़ारिग किया? इंस्पेक्टर को नहीं, IG को, जो आपका IG का रैंक है। और आपको ये बता दूं कि मुझे रिपोर्ट की थी ASI ने, नायब सूबेदार के इक्वल का जो रैंक होता है। नायब सूबेदार मुनीर साहब थे 33 फील्ड डिवीजन ने मुझे रिपोर्ट की थी, और मैंने उनको वायरलेस पे कहा था मुझसे बात करें। उन्होंने कहा मैं आपसे कल बात करूँगा। मैंने उनको बता दिया कि कल बहुत दूर है। सुबह उनको हमने जो कानूनी प्रोसीजर है उनका समरी कोर्ट मार्शल किया, SCM कहते हैं, और उसको जिसको बाद PFZ 1948 1948 कहते हैं, जवान हमारे उसको, तो उन जनरल साहब को हमने फ़ौज से फ़ारिग कर दिया था। दूसरा मैं आपको सैफुल्लाह विरक साहब वाक़या अपना खुद ज़ाती सुनाता हूँ। मैं सरां कैंप में था, यानी ये 1 AK ब्रिगेड है, और ये 12 डिवीजन 10 कोर का एरिया है, वहाँ पे था। तो वहाँ पे एक सूबेदार था आप जैसा ना, और सूबेदार आप समझेंगे कि मैं सही नाम नहीं बताऊँगा, सूबेदार आप खुदा बख्श समझें उसका नाम। 32.5 साल नौकरी थी उसकी, या 23.5, उसकी आखिरी 6 महीने नौकरी रह गई थी, इससे भी काम रह गई थी। तो उसको मैंने हुक्म दिया, तो उसने आगे से मुझे कहा कि जी ये हुक्म ठीक नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। तो मैंने उसको पूछा, मुझे लगा कि शायद इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, या इसने कोई नबीज़ वगैरह पी है, नशा किया हुआ है। तो मैंने उससे कहा कि सूबेदार साहब, आपका मतलब है आप रात को सोए थे, आपने प्रॉपर नींद ली है, आपको ऐसी चीज़ तो नहीं पी हुई जिसमें आपको होशोवास में ना हो? कहते नहीं जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये इस हुक्म में ऐसे है वैसे। मैंने कहा ठीक है, आप तशरीफ़ ले जाइए। साथ ही मैंने सैफुल्लाह विरक साहब, SHO PS सिविल लाइन, और DSP गुलाम मोहम्मद गुजर साहब, SP असद रहमान साहब, और CPO हमाद आबद साहब अभी तो नए आ गए हैं, और RPO इमरान साहब, ताहिर आपका नाम है, आप पता नहीं, इमरान ताहिर जो भी है। और IG साहब ये सुन लीजिए सैफुल्लाह विरक साहब कि मैंने उसके बाद फौरी तौर के ऊपर जो कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की, और अपने CO को इन्फॉर्म किया। दैन कर्नल अस्कर नवाज़, बाद में जनरल अस्कर नवाज़। जब का ये वाक़या, उस वक्त जो आर्मी चीफ हैं जनरल कमरजीत बाजवा, ये लेफ्टिनेंट कर्नल थे, और ये 10 कोर में ही होते थे, ये पिंडी में बैठते थे।
खैर जब वो उसके मेरे सी ओ का दैन मेजर लश्कर नवाज़ लेटर ऑन दैन लेफ्टिनेंट लश्कर नवाज़ सी ओ 7 ने मुझे कहा कि यार शोएब वेट कर लो, उसी छुट्टी पे है। मैं जब वापस में उसी थे उस वक्त, आने का वेट कर लो, मतलब 3 दिन बाद वो आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मेरे वापस में सियालकोट रहने वाले मेरे उसी से 3 दिन बाद वो आ गए। मैंने वाक़या उनके सामने बयान की, वो बताया उनको ये वाक़या है। उन्होंने उस सूबेदार को बुलाया कि आपने शोएब साहब को क्या कहा है ना, और ये आपको पता है कि ये एक्टिव सर्विस है और ये BDA 17 है, ये जंग का ज़माना है। आप पूरी कौम को बता दो, ये कारगिल वार से थोड़ी देर पहले की बात है ना। आप सबसे अच्छी यूनिफॉर्म पहने अपनी और गाड़ी में बैठ जाएँ। बिठा कर उनको GOC 12 के सामने पेश किया और सैफुल्लाह विरक साहब उनके रैंक का उतार दिए गए। 32.5 साल की या 33 साल की नौकरी उनके पिछवाड़े में घुसाई हमने, उनको कोई पेंशन नहीं दी और उनको फ़ौज से फ़ारग किया। उसी वक्त वापस आए तो वो नायब सूबेदार, वो सूबेदार कंपनी सूबेदार खुदाबख्श समझे उसका नाम, खुदाबख्श रांगड़, ये जो भी पंजाब का रहने वाला था। जब मैं हुड यूनिट में कहीं गया हुआ था, यानी कि आगे हार्ड एरिया से वापस आया, तो एक आदमी अपना ट्रंक घसीट रहा था ताकि उसको बस पे रख सके और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सैफुल्लाह विरक SHO साहब, वो सूबेदार खुदाबख्श कंपनी सूबेदार, जो एक दिन जो सुबह तक कंपनी सूबेदार था, शाम को अपना ट्रंक घसीट रहा था क्योंकि उसे ट्रंक घसीटा नहीं जा रहा था। दुख और गम से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने जवानों को बुलाया, मैंने कहा इसने 32 या 33 साल फ़ौज की नौकरी की है, सिपाही भर्ती हुआ था, सूबेदार रिटायर हुआ है, ट्रंक उठवाकर बस पर खुआ दो। आपको अंदर बहुत नशा है कि आप SHO हैं सिविल लाइन के और आप जो मर्ज़ी करेंगे। इस तरह बिल्कुल नहीं होगा। आप जो मर्ज़ी नहीं करेंगे, आप भी नहीं करेंगे, गुलाम अहमद गुजर भी नहीं करेगा, आपके नीचे इंस्पेक्टर रामसुल भी नहीं करेगा, दोनों ASI भी नहीं करेंगे, आपके मुहर्रर साहबान भी ये नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपके जो SSP साहब जो चले गए हैं, जो पोस्ट आउट हो गए, वो भी नहीं ये करेंगे। तो नए SSP आ गए हैं, तो उनको मैं जानता नहीं हूँ। CPO हमाद आबद साहब, जो कैप्टन हमाद आबद साहब हैं, सर आप भी नहीं ये काम करेंगे, आप मुझसे जूनियर 6 महीने वैसे। मेरा PA नंबर 34 सीरीज़ का, आप मुझसे जूनियर है, लेकिन आपका PA मुझसे नंबर जूनियर है। और RPO साहब, आप भी ये बिल्कुल नहीं करेंगे कि आप जहाँ पे खाना खाएँगे शाम को और उसके हमारे क्लब के अंदर दानिश अफजाल के साथ बैठ के और सजाद वकील जो हमारे जो मुलजमान है इस केस में सारे, और सुबह को आपका ASI जो है वो इसके मुझे लिख देगा कि नहीं ये वक़ूआ नहीं हुआ है, ये चोट आपने बतानी है कि अगर वक़ूआ नहीं, चोट कैसे लगी है ना। इसकी MLR मौजूद है, मेरे खिलाफ FIR नंबर 206/2022 मौजूद है। पूरी कौम ये सुन ले कि 16 ये केस जो है सिविल जज नुमान मुबशर के पास लगा हुआ है और 16 जून को फ़र्ज़ जुर्म मेरे ऊपर लग गई है। आज 25 जून है, कल 26 से 27 तारीख को हम इसमें 249 के A के तहत जो बरीयत की दरख्वास्त दायर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मिसेस गालबन रूही समथिंग उनका नाम है, जो लायर है यहाँ पे, मेरी खातून है, एक खातून लायर है, मिसेस रूही समथिंग नाम है, आगे मैं नाम भूल गया हूँ। तो वो जब मंडे को इसमें एप्लीकेशन दायर करेंगे तो पता चल जाएगा कि वो कौन है। तो ये सारा वाक़या आपको ज़िमनी सुनाने का मकसद ये है कि ये सूरत हाल देखें कि एक मतलब लोगों का एक ग्रोह आपके ऊपर हमला करता है, उसको आपको मारता पीटता है, फिर मुझे ही उन्होंने थाने बंद करवा दिया FIR करवा के। 9 दिन में थाने में मेरा रिमांड हुआ, जो मैं थाना सिविल लाइन में रहा, यानी कि 25 फरवरी से लेकर आगे 9 दिन लगा लिया, गालबन 5 तारीख तक मैं वहाँ पे रहा। 5 मार्च सन 2022 को मुझे इन्होंने सेंट्रल जेल पेशावर शिफ्ट कर, सेंट्रल जेल जो है ये गुजरात शिफ्ट कर दिया। और पूरी कौम सुन ले कि वहाँ से फिर मेरी तकरीबन समझें कि 20 दिन बाद, यानी 24 को नुमान मुबशर जो था सिविल जज, उसने बेल ले ली, तो मैं वहाँ से अपने बेल बॉन्ड डिपॉजिट करवा के बाहर आ गया। और उस वक्त से यानी कि 24 मार्च से लेकर टिल डेट जो है आज मतलब 25 जून हो गई है। मैं पिछले एक हफ़्ते से DC सारा कमर से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ और उसका जो PA है उसका ख्वाजा सेल, वो इसके हुसैन सेक्रेटरी क्लब हुसैन रज़ा के कहने के ऊपर मुझे टाल रहा है ना कि आप आज आ जाएँ, कल आ जाएँ। मैंने बात नहीं की, मैंने बात की है। कल जब मैं 24 जून को वहाँ पे गया तो उस वक्त ये ICR सेक्रेटरी हुसैन रज़ा और जो एक उन्होंने नया मेरी जगह असिस्टेंट एडमिन मैनेजर भर्ती किया है सूबेदार वारिस, उसने नाम बताया अपना मुझे फ़ोन के ऊपर। सूबेदार अकरम जो है 80 साल का बाबा जो है, और एक अलीम ज़फ़र जो वहाँ पे 15,000 रुपये का अकाउंट क्लर्क था, जिसको मेरे ख्याल मुदई में इन्होंने बनाया FIR 206/2022 के अंदर, जिसके अंदर इसने मेरे ख्याल मुदई बनाया है क्लब वालों ने या पुलिस ने मिलकर, इसी ने ये SHO जो सैफुल्लाह विरक ने मिलकर, एडवोकेट फजान के फादर ने और एडवोकेट सजाद वकील ने मिल के, वो हमारा पार्ट टाइम क्लर्क था, यानी पार्ट टाइम अकाउंट क्लर्क, शाम 6 से 9 बजे, रात 9 बजे तक। और उनको मैंने बहुत दफ़ा उसको मैंने डांटा भी और मैंने कहा कि ये पैसा कहाँ गया है। आप पूरी कौम ये सुन ले कि क्लब के अकाउंट में से बहुत सारा पैसा मिसिंग है, बहुत ज़्यादा पैसा मिसिंग है और जेल रसीदें लगी हुई हैं अंदर। बहुत सारे जो है वो पैसे, ये सजाद वकील का जो ग्रोह है, ये सजाद वकील है, इसमें शामिल सूबेदार अकरम हेड क्लर्क, ये अकाउंट क्लर्क अलीम ज़फ़र, उसके बाद जो है शहबाज इलेक्ट्रीशियन इसमें शामिल है, उसके बाद एक वेटर है अलियास, वो भी उसमें इनका हिस्सा
हिस्सा है। इसके बाद एक और वेटर है आदिल, वो भी इनका इस ग्रुप का हिस्सा है। एक और वेटर है जिसका नाम, एक और जो गार्ड है शायद, वो भी इनके एक हिस्सा है। इवन इन जो चोरियाँ ये करते हैं, एक नबील स्वीपर उसके थ्रू ये करते रहे हैं, और एक साकिब जिसको आजकल सस्पेंड किया हुआ है। साकिब एक बेसिकली स्विमिंग गार्ड है जो इनके थ्रू करप्शन करता रहा है उसके ऊपर स्विमिंग पूल के पैसों में। ये सारा जो ग्रोह है बेसिकली सजाद वकील के अंडर काम करता है। सजाद वकील को बता दिया मैंने कि वो कम्प्रीहेंसिव पिम्प है, यानी वो एक दल्ला है बेसिकली। और वो जब दानिश अफजाल के साथ था, दानिश अफजाल को बल्कि जैसे बच्चे होते थे वो सर बिहेव करता था, इतनी उसको आइस पिलाता था दानिश अफजाल DC को और सैन रज़ा आइसिया को। इसका नाम ही सेक्रेटरी आइसिया रखा हुआ क्योंकि आइस बहुत ज़्यादा पीता है ना, अपने होश में नहीं होता अक्सर। और इसको कोई बात यानी सुबह की बात दोपहर को याद नहीं, दोपहर की शाम को, शाम की सुबह याद नहीं होती इसके ADCR गुजरावाला सैन रज़ा को ना। और इसकी बातें समझ लगता है कि आप जब इससे बात करते हैं जैसे ये कोई नमरूद या फ़िरौन होता है ना, कि जी वो मतलब है कोई समझते हैं कि पता नहीं किस ज़िले का मालिक है, मुझे नहीं पता कि ADCR है क्या। हुसैन रज़ा मामूली से ठार मिनट मुलाज़िम हूँ। मेरा नाम शुएबुल्लाह चीमा है, मैं हूँ CEO सर्विसेज इंटरनेशनल। फारिस इंटरनेशनल का मैं ऑनर हूँ। मैं आपको बता दूँ कर्नल गुलाम सर चीमा एक्स मिनिस्टर वज़ीर दफ़ा रहे हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मोहतरम हैं। उनकी डेथ हो गई हुई है। वो इसी NA उस वक्त ये NA 111 था, यहाँ से MNA रहे हैं 2 दफ़ा, वज़ीर दफ़ा रहे हैं। उनके फादर भी यहाँ पे MNA रहे हैं। उन्होंने मेरे पास जॉब की हुई है सर्विस इंटरनेशनल में। आप बहुत नशे में हो कि आप पता नहीं क्या चीज़ हो, आपको बताएंगे कि पूछेंगे कि आप क्या चीज़ हो ना। उसके बाद कर्नल नियाज़ी हैं, उनकी भी डेथ हो गई है। DGI भी रहे हैं, वो भी हमारे दोस्त थे करीबी, और हमने इकट्ठे मतलब काम भी किया। आज भी कर्नल नियाज़ी के जो पैसे हैं वो किसी की तरफ रहते हैं, जिसको मैंने जाके कहा था कि वो नियाज़ी साहब को पैसे दे दो। उसने कि मुझे कहा आगे से इजलाम ग्लोबल लिंक्स के मालिक मैं शेख अयूब की बात कर रहा हूँ, और उसके बेटे ने कहा चीमा साहब असां तो उन्होंने पैसे देने जस्टिस क्यूम दे भी देने, DGI भी कर्नल नियाज़ी दे भी देने, और भी 3-4 जजेस के मुझे नाम बताए। कहते सर जी हमने तो बहुत से लोगों के पैसे देने, अब आपकी सिफारिश आ गई है किस किस को दें और किस को ना दें ना। तो कहने का मकसद ये है कि आप इतने नशे में मत आओ। पहलवान साहब, टार्जन जी, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मेरा अपने कोई मसाइल हैं जिसका तल्लक लाहौर हाई कोर्ट से है, और आपको शौक़ है तो आप जाके देख लीजिए। केस का नंबर है CO 51/2003, जाके पढ़ लीजिएगा। हुसैन रज़ा, मैंने आप मामूली से एक पटवारी हो, मैंने 31 करोड़ रुपये की पेमेंट किया है इसमें मुझे नैब में, आपको शक नहीं सुन लो, 7 साल सज़ा हुई थी। और ये सज़ा हुई थी, अगर आपने वो ऑर्डर निकलवाना तो मुझसे ही ले लेना, निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। नैब कोर्ट नंबर 2 में जज जरकेश सानी ने गालबन ये सज़ा 2016 में अनाउंस की थी, एग्जैक्ट डेट मुझे भूल गई है। ऑर्डर मुझसे लेना, वो ले ताकि आपका शौक़ पूरा हो जाए ना। और ये केस भी जो है अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है। सिंस जब से ये केस है ये सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान में पेंडिंग है। इसका पेशावर हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया हुआ है। उस पेशावर हाई कोर्ट में जो थे उस वक्त सेठ वकार, जस्टिस सेठ वकार और जस्टिस सदर लाली का बेंच था, डिवीजन बेंच था, जिन्होंने ये डिसीजन दिया था। और अब ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो पेंडिंग है। जब ये चलेगा, आपको के अंदर तकब्बर बहुत ज़्यादा है, और आप कहते हैं कि आप मेरा पुलिस मुकाबला करवा देंगे, और पता नहीं मेरा कितने गाँव से नाम मिटाओगे हैं। मेरे नाम में तो अंदर डिफेंस में 3 गारें शादी करके 612,000 का कर लेने की औकात नहीं है। तू है क्या हुसैन? मामूली सा एक पटवारी, तो चीज़ क्या है? यू आर टॉकिंग लाइक यू आर सम फ़िरौन और नमरूद। तेरे जैसे बहुत से फ़िरौन नमरूद हमने देखे। मैं पाक फ़ौज में था, 1 AK ब्रिगेड में था। तेरे जैसे कितने ही मैंने जो है वो ऊपर चढ़ाए हुए हैं, जाकर गिन लेना एक दफ़ा ना, गिन भी नहीं सकता हूँ कितने चढ़ाए हुए हैं, इतने तो मुझे शौक़ है। मेरा नाम PA 34624 है, लेफ्टिनेंट रिटायर्ड शुएबुल्लाह चीमा मेरा नाम है। कंपनी सेकंड कमांड 77 फील्ड कंपनी, इंजीनियर ऑफ 7 यूनियन बटालियन। और मैं जो था चिकोटी पांडो सेक्टर में था 1998 से 2001 तक, और पूरा ये 1 AK ब्रिगेड था। और ये बता दूं कि हमारी 80 शहादतें हुई हैं, उसमें सबसे ज़्यादा शहादतें एक दिन में हुई थी, यानी कि 17 अगस्त सन 2000 को एक दिन में हमारी 13 शहादतें हुई थी। 14 में से 13 लोग शहीद हुए थे, एक नायब सदार समेत मैक्स शहादतें थी। और तो ये बता दूं कि हमने 1000 से ऊपर ठोके हैं। और ये वो ठोके नहीं हैं जिस तरह वो सैफुल्लाह विरक जो है KMD को पकड़ लिया। पंजाब पुलिस क्या करती है कि एक मुलजिम को पकड़ लिया, उसको हथकड़ी लगा ली, 5-6 जो है ना वो डशकरे बैठ के गाड़ी के अंदर गन्ने लेकर उससे कहा भाग जाओ पीछे, रस कर उसको आपने AK-47 से शूट कर दिया, और आप गन्ने लहरा रहे होते हैं कि हमने पुलिस मुकाबला कर दिया है। ये फजूल बात है। पुलिस मुकाबला सैफुल्लाह कि तुझे मैं बताता हूँ कौन सा हुआ था। ये उजला पुल जहाँ पे मेरा घर आता है ना, कोटनाया था में, यहाँ पे एक आर्मी का कमांडो भागा था, याद कर लेना अच्छे से। गुजरात पुलिस को भी अच्छे से याद है, तुझे भी याद है। कितने तेरे मरे थे वहाँ पे, याद है तुझे? 13 आदमी फटका दिए थे उस एक बंदे ने। कितने मारे थे? 13। और उसके बाद वो SSG का एक भागा भगोड़ा कमांडो था, और उसके 2 लोग थे। और रात को यानी सुबह 11 बजे पुलिस मुकाबला शुरू हुआ था, रात 9 बजे वो अपनी गन लेके भाग भी गया था, गन भी ले गया था और पैसे भी ले गया था। पुलिस ने कुछ भी नहीं कर लिया था। तो सैफुल्लाह विरक, ये जो पुलिस की बहादुरी होती है ना, ये इससे ऐसी बहादुरी पता नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, किन को पुलिस में बड़े अच्छे अफसर भी हैं, बड़े अच्छे और बहादुर जवान भी हैं।
ये पुलिस की बहादुरी ये होती है कि एक बंदे को पकड़ ले और उसको गाड़ी में 2-3-5 गाड़ियाँ ले आते हो आप लोग, और उसके बाद जाके अभी ये लास्ट जो पुलिस मुकाबला दिखा रहे हैं बांद रोड के ऊपर जो, या सॉरी ये जो हुआ है लाहौर के अंदर कोई दिखा रहे हैं वाघा के एरिए में, तो ये कोई पुलिस मुकाबला नहीं होता कि आप एक आदमी को लाएँ, उसको हथकड़ियाँ पहना दें और सरकारी कोफे लेके सरकारी हाथी बांध के सांड बांध के आप उसको फायर कर दें, ये कोई मुकाबला नहीं होता, ये कोई बहादुरी नहीं है। ऐसी बहादुरी जो है मैं उन जानवर का नाम है जिसमें ये बहादुरी होती है। सैफुल्लाह विरक तुम और तुम्हारे जो ऊपर खुदा है बस ये सुन लें, जो गुलाम मोहम्मद गुजर है DSP या SP असर रहमान है, या ऊपर CPO माद आबद था या RPO इमरान ताहिर है, या ऊपर IG साहब, आप सुन लीजिए बहादुरी ये होती है। इधर पाकिस्तान आर्मी के पास G3 है, इंडियन के पास G2 है, हमारे पास जो है वो LMG है, उनके पास विक्रस है, एक ही गन है बेसिकली, ठीक है, माउंट का फ़र्क है। हमारे पास जो है वो 30 mm होविट्ज़र हैं, उनके पास वूफर्स हैं। हमारे पास जो एयरक्राफ्ट है उनके पास वही एयरक्राफ्ट है। हमारे पीछे दुआएं करने के लिए 22 या 25 करोड़ की आवाम खड़ी होती है, उनके पीछे दुआएं करने के लिए 1.25 अरब बंदा खड़ा होता है, जो हिंदू हैं या जो उनके मुल्क के रहने वाले हैं। ये फाइटिंग है, ये लड़ाई है। हमारे पास ट्राई स्नाइपर राइफलें, उनके पास भी ऐसी ही स्नाइपर राइफलें हैं। मुकाबला बिल्कुल 1 to 1 होता है। ये नहीं होता कि ये 10 या 15 पुलिस वाले जो 3 गाड़ियाँ लें, एक बंदे को हथकड़ियाँ लगा के उसके ऊपर उसको कॉन्टैक्ट बना के आपने शूट कर दिया, उसके ऊपर कौन सी बहादुरी है इसके अंदर? ऐसी बहादुरी में उनका उस जानवर का नाम, ऐसी बहादुरी किन में होती है आपको पता है? ऐसी बहादुरी गिदड़ों में होती है, ठीक है। ऐसी बहादुरी जब दल्लू में होती है, शयातीन में ऐसी बहादुरी होती है। मर्दों के अंदर ये कोई बहादुरी नहीं होती। मर्दों की बहादुरी ये होती है कि इक्वल वेपन दो, आप 6 लोग 5 लोग मुझे दो ना, मेरे साथ मुकाबला करो। तुम क्या तुमने लगाया कि जो MD को मार दिया, फलाने को कर दिया, फलाने को कर दिया, और क्या तुम ड्रामे कर रहे थे कि तुम मुझे डरा रहे थे उसके अंदर बिठा के तुम मेरा पुलिस मुकाबला करोगे? सैफुल्लाह विरक, तू ये ऐसा सोचना भी, तू देखना फिर हम मेरी फैमिली क्या करती है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि तुम इस तरह की हरकतें करोगे और तुम कहोगे कि तुम कानून के रखवाले हो, तुम बदमाश हो, तुम कोई कानून के रखवाले नहीं हो, और तुम्हारे खिलाफ हमसे जो हो सकेगा। मैं चूँकि इन्फॉर्म आज मैंने बताया कि आज मैं आर्मी चीफ को लेटर लिख रहा हूँ, DGI को भी इन्फॉर्म कर रहा हूँ, मुतलका कोर कमांडर जो है उनको इन्फॉर्म किया, CS को इन्फॉर्म कर दिया मैंने, और स्टेशन कमांडर को भी इन्फॉर्म कर दिया 2 दिन पहले कि ये वाक़या हुआ है ना। इसको हम टेकअप करेंगे। आप जो मेरे यूनिट 7 इंजीनियर जो सियालकोट कैंट में है, करण मास्ती की मेरे CO हैं, उनके साथ डिस्कस करेंगे, मेजर जनरल नवाज साथ डिस्कस करेंगे, ENC इंजीनियर साथ डिस्कस करेंगे। इस मामले को देखेंगे कि तुम किस तरह लेके जाते हो। हम लाहौर ये जो अगर आप ये FIR नहीं करोगे तो हम 22 से 22 भी तुम्हारे खिलाफ करेंगे। हम अदालत भी जाएंगे, यानी कि जो मोहन बशर की कोर्ट है सिविल जज के पास जाएंगे। अगर नहीं होगा तो हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। कैसे नहीं होगा? ये जख्म तो नज़र आ रहा है, पूरी को नज़र आ रहा है, ये जख्म लगा हुआ है, ये कैसे ख़त्म हो सकता है? और तुम यहाँ बैठे हुए, पता मैं नहीं जानता तुम्हारा कौन सिफारशी है, तुम किसने तुम्हें बिठाया हुआ है ना यहाँ पे। ऐसे जो सिविल लाइन, तुम 4 महीने बैठे हुए, हुकूमत भी चेंज होती है, तुम बैठे रहते हो। वो फ़र्क होगी वाला केस आता है, SP गुजर वाला, तब भी तुम 2 लोग यहाँ पे मौजूद हो। एक तुम मौजूद हो यहाँ पे, और दूसरा वो जो है ADC और सैनरा, वो भी सेक्रेटरीशिप से उसको सारा कमर भी नहीं हटा रही है ना। सारा कमर ये आप मतलब है थोड़ा सा अपना नशा थोड़ा कम करो अपनी DC शिप का। इसमें ये बहुत बड़ा मामला है, इसमें दानिश अफजाल तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसके अलावा नैब का केस खुल गया है दानिश अफजाल के खिलाफ, सियाज गिल के खिलाफ और ये क्लब के खिलाफ ना। इसमें आपकी नौकरी भी जाएगी। आप सबसे पहले ये काम करो, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचती है तो पहले इस सेक्रेटरी को चेंज करो, उसको वहाँ से, इस सेक्रेटरी को हटाओ वहाँ से, ये सारे बंदे मुअत्तल करो वहाँ से, सुबेदार अकरम को, वारिस को और ये अलीम जफ़र को, और पुलिस से को इसकी इन्वेस्टिगेशन करे ताकि आप बच सको। अगर आप ये नहीं करोगी तो आप इसमें फंसोगी। आपको पता होना चाहिए कि 88 लाख रुपया जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, ये इसमें दानिश अफजाल ने दिग्विजय क्लब में लगा दिया। प्राइवेट एंटिटी है दिग्विजय क्लब, तो कोई मतलब एक प्राइवेट क्लब जगह है ना। तो एक प्राइवेट क्लब के अंदर दानिश अफजाल आप किस तरह 80 लाख रुपये का काम करवा सकते हो और 8 लाख रुपये उसको टैक्स दे। तो फरहान चीमा उसका कॉन्ट्रैक्टर है। तो DC सायरा कमर, आप इसमें डूब जाओगी। आप ये बता दूं कि इसमें दानिश अफजाल और जो है ये सेक्रेटरी हुसैन रज़ा और आपका जो सुपरिटेंडेंट आज़म फैल है नाजर ब्रांच वाला, ये तीनों तो डूबेंगे ही डूबेंगे। और लेकिन आप चाहती हो, और साथ आप उसको शायद गार्ड जो है ना, आप चाहती हो कि साथ खुद डूबना चाहती हो, आप भी डूब जाओ। हमें क्या इंटरेस्ट है इस चीज़ से। और आपका जो PA है, ये हाजा सेल जो है, जो ये हरकतें कर रहा है, ये जो मेरे चक्कर लगवा रहा है और ड्रामे कर रहा है कि पता नहीं ये कितना बड़ा वहाँ पे अफसर है, या हुसैन सेक्रेटरी हो गया, पता नहीं कितना बड़ा अफसर है। बहुत जल्दी आपको पता चलने वाला है कि आप लोग कितने बड़े अफसर हो, और कमांड क्या होती है, हक क्या होता है, सच क्या होता है। तो आप बहुत जल्द पता चलने वाला है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कौन है, अल्लाह के रसूल कौन है, अल्लाह के बंदे कौन है, हक और सच क्या है, और झूठ और हमदर्दी क्या होती है। और लोग कैसे आप एक झूठी अफेयर करवा सकते हो मेरे ऊपर। और सारा कमरा आप आई और आपने मुझे बुलाकर पूछने की जहमत तक नहीं की कि चीमा साहब आपको मसला है तो आप बताएं, बैठें, जो भी आपके ग्रीवेंसेज हैं आप डिस्कस करें। जो काम सारा कमर जी कमरे में बैठ कर हो जाता है वो अदालतों में फिर जो होता है फिर दोनों पावर यूज़ करते हैं। मुझे पता है कि आप सारी ब्यूरोक्रेसी बड़े नशे में, जितने भी PS के लोग हैं ये बहुत नशे के अंदर हैं कि जी पता नहीं ये क्या कर सकते हैं। इस तरह कभी नहीं होता। आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम सुना है, उसने 450 अफसर फारग किए थे गालबन जो थे ये वाले ना। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने कमांड दी तो आपको मैं बताऊँगा कि कितने अफसर एक दिन में फारग किए जा सकते हैं। मैं आपको बता दूँ सायरा कमर कि अल्लाह पाक ने ये हुकूमत मुझे दी इंशाअल्लाह। सन 1947 से लेकर टिल डेट जो लोग DMG ग्रुप में भर्ती हुए हैं इस पाकिस्तान में, जो PS में भर्ती हुए हैं, इन सब का हिसाब लिया जाएगा।
कानून के मुताबिक डील किया जाएगा। और इसके साथ के पैरीमीटर में मैं आपको बताऊंगा, बीइंग फॉर्मर इन्वेस्टिगेटर ऑफ पाकिस्तान आर्मी, मैं आपको बताऊंगा कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी क्या होती है, चोरी क्या होती है, नैब क्या होता है, ठीक है, और कैसे हम तहकीकात करते हैं और हमारी तहकीकात कैसी होती हैं। हमारी तहकीकात अमूमन सेफ़ हाउसेस में होती हैं, मैंने खुद की हुई हैं। और ठीक है कि ये सेफ़ हाउसेस क्या होते हैं, आपको समझ आएगी कि सेफ़ हाउसेस क्या होते हैं। आपको ये तहकीकात का फ़र्क पता चलेगा कि पुलिस की तहकीक में और इंटेलिजेंस एजेंसी की तहकीक में फ़र्क क्या होता है। और वहाँ पे सब कुछ सच सच बोलना पड़ता है। कोई उस सेक्रेटरी ICI इस काबिल नहीं है कि वो उसका पूछें कि तुमने शुएब चीमा साहब पे हमला क्यों किया है, क्यों करवाया है, ये स्टिक क्यों मारी हो, कि जी मैंने नहीं मारी है। ऐसा कोई बोल नहीं सकता। उस क्लब के अंदर जो उस वक्त 40 लोगों ने जिंदा आंखों ने देखा है, आप क्या समझते हो 40 लोग आपके लिए झूठ बोलेंगे? वो जिसको आपने मुअत्तल किया हुआ है, जो वेटर है हमारे गुजरात क्लब का, साकिब, जो आपके लिए झूठ बोलेगा? वो सच बोलेंगे सारे, उनकी अपनी नौकरी का मसला है। यहाँ पे तो आप दहशतगर्द बनी हुई हो और आपका इस एक्टिव भी दहशतगर्द बना हुआ है। लोगों को डराते हो कि जी अगर आप लोगों ने बयान दिया शुएब साहब के हक़ में या पुलिस के हक़ सच बोला आपने, या अदालत में आपने नुमान बशर की कोर्ट जज की कोर्ट में आपने हक़ सच बोला, तो हम आपकी नौकरी छीन लेंगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ भी नहीं करोगे आप ना ये लोग भी यहाँ पे रहेंगे। जो गुजरात क्लब है ये अपने मेमोरेंडम के मुताबिक चलेगा। आप लोग जो लोग इसमें DC, जो इसके सदर रहे हो, जो इसके सेक्रेटरी रहे हो, और जितने आपने हमारे अकाउंट साइन किए हुए हैं, सबका आपसे हिसाब लिया जाएगा और ये पैसा आप लोगों ने पूरा करना है, ठीक है। नैब की इंक्वायरी आपके खिलाफ खुल चुकी है। मैंने उसमें जो है उसमें मेरा चूँकि बहुत ज़्यादा रोल है, लेकिन मैं इससे पहले वो रोल अदा नहीं कर रहा था जानबूझ के, क्योंकि मैं चाह रहा था अब 4 महीने गुजर गए हैं, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आपको उस लिमिट से पहले इसको कवर करना होता है। ज़फ़र भट्ट साहब जो आपके खिलाफ दरखास्तें देते हैं, या एडवोकेट अहमद साहब हैं, ताकत कोई उसका हल नहीं है। अगर आप समझते हो सायरा कमर के आपको ये मिसगाइड कर रहे हैं, सजाद वकील, ये जो है आपका हुसैन रज़ा, और ये जो आपका गेंडा है ये आसम तफ़ैल जो है ना, मामूली सा सुपरटेंट है। मुझे ये बताओ कि 10,000 रुपये में क्लब का मेंबर कैसे बन गया? मैं पूरी कौम से पूछना चाहता हूँ कि हमारे क्लब की मेंबरशिप फीस है 3 लाख रुपया। ये जो नज़ारत ब्रांच वाला है आसम तफ़ैल है, 100 ब्रिगेड का बंदे, तो 100 ब्रिगेड से कम अथराइज़ ही नहीं है डिवीजनल क्लब की मेंबरशिप। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि सायरा कमर साहिबा, ये 10,000 रुपया जमा करवा कर कैसे क्लब का मेंबर बन गया है? मुझे बताइएगा ज़रा ज़रूर ना। इंशाअल्लाह ये गुजरात क्लब है, ये पूरा पाकिस्तान सुन ले, सायरा कमर आप भी सुन लो DC साहिबा, कि ये कोई दी ऑफिसर क्लब गुजरात नहीं है। इसका नाम है दी गुजरांवाला क्लब, जिसकी आप प्रेसिडेंट हो। इसका वो जो DDO शफीक है, उससे मुगोदरा इसके डॉक्यूमेंट आपको पता चले कि है क्या एंटिटी है, क्या है। ये एक प्राइवेट एंटिटी है, ठीक है। और एक प्राइवेट एंटिटी की बीइंग DC आप किस तरह प्रेसिडेंट बन गई हो? मुझे बताना ज़रूर, मेमोरेंडम में मुझे दिखाना आपने। और अगर आप इसकी प्रेसिडेंट नहीं हो तो सेक्रेटरी किस तरह हो सकता है इसका, एक प्राइवेट क्लब का? बदमाशी है ना, बस एक बदमाशी चल रही है, जब से चल रही है ना, ठीक है। जब से वो फ्याज चट्ठा गया है 2007 में गालून, तब से ये बदमाशी DC ने की, ADCR ने की। बगैर ये गैर कानूनी अपॉइंटमेंट है आपकी मोहतरमा। जो अपॉइंटमेंट गैर कानूनी, वो आप किसी को सैलरी किस तरह दे सकती है? कैसे चेक साइन किया आपने सैलरी का इनका 20 तारीख को? आप अकाउंट की साइनिंग कैसे बन गई हो? कानून पढ़ो जरा मेमोरेंडम। आपकी हैसियत है इसमें कोई, कि DC की कोई ऑप्शन है इस कानून में? अगर नहीं है तो फिर आप याद रखें कि आपने बताना नहीं आपको कि आप किस तरह DC बनी हो ना। आपके खिलाफ इंक्वायरी, यानी आपके खिलाफ तो नहीं, इंक्वायरी दानिश उजाल के खिलाफ खुली हुई है, और इस अंदाजा के खिलाफ है, और इस जाद वकील वगैरह के खिलाफ है। और जो इन्होंने गजीबो बनाया है वो है कि बाबर बर्ड्स वाली जो सुमन है, और उसके साथ जो साम एक आता है, और बाकी ये जो सप्लाई करते हैं अदनान, ये जो सुबह रकम का बेटा है, ये उसमें है जो ये चीज़ें सप्लाई करते हैं। उसके बाद वो लकड़ी वाला वहीद जो है, सरवर वाला वहीद जो है। आप सब लोगों ने बताना है कि आपने क्लब में कब से आप लोग काम कर रहे हो, कब से आप लोगों ने, और कितना पैसा खाया है, उसमें कितना पैसा आपने DC को दिया है, दानिश उजाल को, पिछले DCs को दिया है, और कितना पैसा आपने सेक्रेटरी हुसैन रज़ा को खिलाया है। और आपने ये भी बताना है कि आपने ये सारी अपॉइंटमेंट्स हैं, ये कब कर, ये पैसे आप खर्च किस तरह कर रहे हैं? ये क्लब का पैसा है, ये क्लब के मेंबर्स जमा करवाते हैं, ये प्राइवेट एंटिटी है। तो मैं पूरी कौम को ये बात बताना चाहता हूँ कि ये हो रहा है इस मुल्क के अंदर। ये है हमारी ब्यूरोक्रेसी, ठीक है जी। हमारे मुल्क के अंदर ये हो रहा है कि जब जिसकी जो मर्ज़ी करेगा ना, उसको कोई पूछ ही नहीं सकता है। कोई इनसे कहे कि जी आप लोगों ने जो है ना वो क्या कहते हैं कि आप लोगों ने ये नहीं करना है, तो ये बदमाश बनने, ये सारे बदमाश इकट्ठे हैं, ठीक है जी। इसमें आप ये नहीं है कि वो कमिश्नर इनका सपोर्टर नहीं है। कमिश्नर समेत इसके ये जो DC है सायरा कमर समेत, ये हुसैन रज़ा जो ADCR है, आगे जो इनके ये जो आसम तफ़ैल है, जिसका कोई तल्लुक़ ही नहीं क्लब के साथ, वो एम का गुंडा है। हाँ बदमाश है, तुम कौन हो जी? मैं हाँ बदमाश हूँ ना, ठीक है। और जब ये मेरे खिलाफ FIR के लिए एप्लीकेशन लिख रहे थे, हैरत अंगेज़ बात यह है कि सजाद वकील लिखवा रहा था इस FIR को,
और जो वो लिख रहा था असमत फैल घंटा लिख रहा था, सामने हुसैन रज़ा बैठा हुआ था। मुझे यहाँ से खून बह रहा था, पूरा फर्श खून से भर गया, कपड़े खून से भर गए, ठीक है जी। और इन लोगों को इन बेशर्मों को शर्म नहीं आई कि हॉस्पिटल ले जाए ना, पुलिस को बुला के पुलिस के हवाले कर दिया। और वही सुबेदार अकरम का बेटा है, वो किसी को लेके आया कंपाउंडर को, तो उसने थोड़ी सी पट्टी कर दी यहाँ के ऊपर ना। तो ऐसे, और मैं ये बता दूँ कि ये हुसैन रज़ा तुमने तकब्बर में किया है सेक्रेटरी, तुम्हारा ये तकब्बर फ़िरौन और नमरूद वाला तकब्बर है। जो हाल फ़िरौन का हुआ था, जो नमरूद का हुआ था, पाकिस्तान के कानून पर तुम्हारा वही हाल करेंगे। और दानिश साहब तुम भी सुन लो कि तुम चले गए हो गुजरांवाला से लाहौर चले गए हो, तुम्हें भी पकड़ कर वापस लाएंगे और तुम्हें जेल में डालेंगे। और तुमसे पूछेंगे कि ये 88 लाख रुपया है, जो 80 लाख रुपया है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाला जो CEO इमरान के साथ तुमने दबाव डलवा के उनसे डलवाया, किस बात पे लगवाया है? और बाकी वो MOR जो है भट्ट वगैरह, उनको तुम दबाते रहे हो कि जी फ़ौरन काम करो, फ़ौरन काम करो। तुम्हारे बाप का पैसा है, ये क्लब तुम्हारे बाप का है, तुम मामूली से एक DC हो, DC रहो। और ये जो डिवीजनल क्लब के तुम प्रेसिडेंट हो ही नहीं सकते। और ये जफ़र भट्ट की तमाम दरखास्तें बिल्कुल ठीक हैं। और तुम्हारे खिलाफ पहले इंक्वायरी जो खुली हुई है वो नैब के अंदर है, और इसमें ये जो बाकी जो है वफाकी मोहतसेब में है, सूबाई मोहतसेब में है, मुख्तलिफ इंक्वायरीज खुली हुई हैं तुम्हारे खिलाफ हाई कोर्ट भी हम जाएंगे। फिक्र मत करना कि हाई कोर्ट में आ जाके आप हमें एक्सप्लेन करना कि किस कानून के तहत आप हमारे प्रेसिडेंट हो ये गुजरांवाला क्लब के। आपका तल्लक कोई नहीं है इसके साथ। हुसैन रज़ा किस हिसाब से सेक्रेटरी, आप लोग किस तरह साइन हो, किस तरह के अकाउंट साइन करते हो? ये सारे पैसे जमा करेंगे हम आपसे, जितने पैसे आपने साइन किए हैं, चाहे सैलरीज की मादनी या किसी मादनी, हम आपसे कवर करेंगे थ्रू नैब इंशाअल्लाह। और आप बताओगे कि सजाद वकील अगर आपका दल्ला है, ठीक है, आपको अपनी साली पेश करता है, लड़कियां पेश करता है, या आपके लिए उसको आपको 5 करोड़ रुपया लेके देता है, उससे क्या नाम है गार्डन के मालिक इफ्तिखार चौधरी से, ताकि आप GDA से क्या कर उसकी गैस और बिजली मंजूर करो, उसके स्टोर इकट्ठे करके दो, उसको हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो आप अपने तक रखो इस बात को। आपको इस हम क्यों सफ़र हो, हमें क्यों यहाँ पे चोटों के निशान लगें, और आप हमें क्यों आकर मारोगे, या आपका सेक्रेटरी हमें क्यों आकर मारेगा? अगर वो मारेगा तो कानून के मुताबिक हम जाएंगे, हम उसके अलावा FIR करवाएंगे और उसको आप सबको गिरफ़्तार करवाएंगे। और अगर पंजाब पुलिस जो है वो ये गिरफ्तारी नहीं करेगी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस को, ये कानून किस लिए बना हुआ है? पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम सुन लें। जैसे चीफ जस्टिस में तमाम जजेस, तमाम वकला, स्पेशली गुजरांवाला के तमाम जजेस वकला ये बात सुन लें कि ये कानून इसलिए बना हुआ है कि अगर 2 लोग लड़ते हैं आपस में, एक बंदा ज़्यादती करता है, दूसरा ज़्यादती होती है, पुलिस के पास आ जाए, पुलिस उसको FIR करेगी, जो मुजरम होगा या मुलज़म कितना ही बड़ा होगा उसको पकड़ के जेल में बंद करेगी, या उसको अपनी टेबल पर उठाएगी और उससे पूछेगी कि तुमने गलत किया है और क्यों गलत किया है ना। उसके बाद उसका वो हल निकालेगी। अगर ये हल नहीं निकालेगी तो मेरे भाई फिर ये बनाना रिपब्लिक बनेगा। फिर यहाँ पे वही होगा जो अभी लेटेस्ट श्रीलंका में हुआ है। जो इनकलाब ईरान में आया था, मैं तो वो इनकलाब देख रहा हूँ। जो इनकलाब फ्रांस में आया था, मैं वो इनकलाब देख रहा हूँ। 2022 में जो इनकलाब वहाँ पे आया है श्रीलंका में, मैं वो देख रहा हूँ इनकलाब। लोगों के अंदर क्या था, एक फ़ौज का ही रोब था ना कि फ़ौज आ जाएगी, फ़ौज आ जाएगी। जितने ट्वीट्स आज फ़ौज के खिलाफ हो रहे हैं और जो कुछ हो रहा है, ये तमाम हालात जो हैं ये इनकलाब की तरफ जा रहे हैं। और इनकलाब बनता है इस मुल्क के अंदर। देखिए कैसा जुल्म होता है कि कोई बंदा एक जुल्म। और सबसे अजीब बात यह है कि इस क्लब के अंदर 11 एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, एक भी नहीं बोला DC से जाकर तो तुमने दानिश तुमने गलत कराया, ये हुसैन रज़ा ने गलत किया, उसको माफ़ी मांगे शुएब साहब से ना। और क्यों उनको तुम लोगों ने उसके किया है ना। क्लब के पूरा मुल्क सुन ले कि गुजरात क्लब के 407 मेंबर हैं, 360 जो हैं वो रेगुलर मेंबर हैं और 44 लाइफ मेंबर थे, जिसमें से 4 जो है उनकी डेथ हो गई, अब 40 लाइफ मेंबर हैं। तो ये सारा कुछ मिला के पूरी कौम हमारी सुन ले 407 जो है मेंबर्स हैं गुजरात क्लब के। इन 407 मेंबर में से 10 लोग भी इकट्ठे होकर दानिश के पास नहीं गए DC के पास कि हुसैन रज़ा ने गलत किया है, इसने लेफ्टिनेंट शोएब चीमा साहब को मारा है, इसने उनको कुछ बाहर फंकवाया है, उनकी वीडियो फेंकवाई है, उनके घर पे रेड करवाया है, उनको गलत इसने पुलिस से ये गिरफ्तार कराया है, इसको सैफुल अबरूक को कहा कि अपनी अथॉरिटी यूज़ करके, ठीक है। और उसके बाद उनको जेल में रखा है और बिल्कुल गलत किया सारा कुछ। और उनकी FIR भी नहीं काट रहे हैं। एक बंदा भी नहीं जो कमिश्नर के पास गया हो, एक बंदा भी नहीं जो RPO इमरान तारिक के पास ग्रुप लेके गया हो कि आप RPO ये गलत और इसको ठीक करो। यानी 10-20 लोग भी नहीं जो इकट्ठे गए हों क्लब के मेरे बगैर, और CPO मादावत से मिले हूँ। सामने गेट है मादावत का, यानी CPO गुजरात का क्लब का गेट आमने सामने है, उस पर 20 लोग भी नहीं गए मिलके कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है, इसको सेटल करो। और आप मतलब इनकी कानून अपॉइंटमेंट गैर कानूनी है। मास है 2 मुजाहिद हैं जो लड़ रहे हैं, एक है जफ़र भट्ट जो गुजरांवाला का रहने वाला बिजनेसमैन है, और एक दूसरा है एक एडवोकेट अहमद रज़ा है। ये दोनों जो हैं ये हक और सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, और बगैर किसी कोई इनको पैसे नहीं दे रहा, कोई इनको सपोर्ट नहीं कर रहा। उल्टा इनको बुरा समझा जाता है कि DC जो है ना वो फ़िरौन है या नमरूद है यहाँ का। मैं खुद जब इस क्लब का मैं एडमिन मैनेजर था तो इतवार को क्लब बंद, जिन छुट्टी वाले दिन भी, अगर कम्युनिटी डे की छुट्टी है या ईद की छुट्टी है, पता लगा था ये DC साहब ने खेलने के लिए आना है, उसकी वीडियो फुटेज मौजूद है कि DC साहब आ रहे हैं तो उसके लिए वेटर भी आएंगे, मैं एडमिन मैनेजर भी आऊँगा, और भी जो स्टाफ है वो भी आएगा, क्योंकि DC साहब ने जो है ना वो बैडमिंटन खेलने के लिए आना है।
तो कितने मेंबर आके मेरे पास क्लब में हंसते थे कि जब तक दानिश अफजाल आ रहे ये क्लब इसमें 60 लोग खेलने के लिए आ रहे हैं बैडमिंटन, एक बैडमिंटन कोर्ट है ना, ये दानिश अफजाल नहीं आएगा तो यहाँ पे 6 भी नहीं आएंगे ना। वो बात वही है कि चौधरी का कुत्ता मरिया पूरा पेंट पूछना है जो सब की होया है कुत्ते ना, कुत्ता बीमार हो गया, कुत्ते ने की हो गया, चौधरी आप ही मरिया एक भी नहीं आया ना, ये हिसाब होता है। तो ये इस मुल्क की तबाही की वजह यही है, अफसरशाही। और आगे उनका ये क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है अजीज साहब आपकी क्या बात है, क्या बात है, इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया है, क्या बात है, क्या बात है। आपको सबसे बड़ी सीना आ गया, आप मैं 25 करोड़ लोगों को सबसे बड़ी मिसाल देता हूँ इस नवाज शरीफ वगैरह की ना। जब ये नवाज शरीफ गवर्नमेंट में आ गया तो इसको लोगों ने कहा जो आपकी क्या बात है, ठीक है जी, आपको कोई कुछ कह ही नहीं सकता है, ठीक है। ये हट गया, गुलाम शाह खान साहब में पहले बेनज़ीर को उठाया, इसको नवाज शरीफ को बना दिया ना, फिर नवाज शरीफ को उठाया, फिर बेनज़ीर को हटा दिया, फिर बेनज़ीर को हटा दिया। और फिर जो 96 वाला इलेक्शन था, गालमन ये फरवरी 96 या फरवरी 97 वाला इलेक्शन था, उसमें आके नवाज शरीफ साहब फिर 2/3 मेजॉरिटी लेकर आ गए। तो उनको लोगों ने कहा जी अब तो कोई मसला ही नहीं है, आपकी तो क्या बात है मियां नवाज शरीफ साहब, आप तो बलते हुए सूरज हैं। और ये जो आर्मी चीफ जनरल शरफ, ये तो छोटा सा दिया है, कुछ होगा ही नहीं ना। तो नवाज शरीफ साहब जो हवा में आ गए, क्योंकि वो एक नवाज शरीफ साहब जो है कोई मतलब ट्रेंड सोल्जर तो हैं या ट्रेंड लीडर तो हैं नहीं, वो तो हादसाती लीडर हैं। जो 1978 में ये बात मुझे खुद जो कर्नल न्याजी हैं DGI भी थे, जब ये मियाँ नवाज शरीफ साहब जब अरेस्ट हुए थे, तो ये कर्नल न्याजी जो हैं जब ये कैप्टन थे, और जनरल गुलाम जिलानी जो थे जब मार्शल लॉ दौर के अंदर 78-79 में जब वो लाहौर में थे, कोर कमांडर और गवर्नर भी थे, तो उस वक्त ये उनके ADC थे। तो यही जाके मियाँ नवाज शरीफ साहब को लेके आए थे पंजाब का वज़ीर आज़म बनाने के लिए। तो सारे वाक़ मुझे सुनाते हैं कि कैसे वो मियाँ नवाज शरीफ गाड़ी में फिरते थे और उनके पास एक वीडियो होता था जो रेंट आउट करते थे वगैरह वगैरह। ज़िमनी बात है ये। तो नवाज शरीफ साहब को लगा कि जब उनको क्या बात है आपकी, क्या बात है, नवाज शरीफ साहब को लगा कि पता नहीं क्या बात है उनकी। वो जब 12 अक्टूबर 1999 आया, जब मैं खुद पाकिस्तान में अफसर था, तो उनको पता लगा कि उनकी क्या बात है, कोई नहीं है ना। तो पाकिस्तान की तबाही की वजह क्या होती है कि जी SHO सब लोग सब आपकी क्या बात है, SHO यहाँ भी शुएब साहब तो कुछ भी नहीं है, ठीक है जी, ओए हो कोई मसला ही नहीं है। SP असद रहमान से मैंने बात की, उसकी बात है जी कोई नमरूद बात कर रहा है ना। मैं आपको बता दूं कि मैंने SP असद रहमान से बात की है, तो असद रहमान जो है वो मुझसे ऐसे बात कर रहा था फ़ोन के ऊपर। SP है मामूली सा, एक SP 18 ग्रेड का अफसर पुलिस डिपार्टमेंट का, कहता है मैंने कहा आपने मुझे बुलाया नहीं है, इंक्वायरी मैंने आपके पास लगवाई थी, ज़रूरत होगी तो आपको बुला लेंगे। असद रहमान साहब हम भी आपको ज़रूरत होगी तो बुला लेंगे, बेफिक्र हो जाइए। सॉरी मुझे प्यास लगी, मैं पानी पी रहा हूँ क्योंकि धूप काफ़ी हो गई है, तो सुबह के 7 बजने वाले हैं। खैर हम बात कर रहे थे क्या बात है, क्या बात की को पाकिस्तान को तबाही, इस क्या बात है, क्या बात ने किया है ना। आपको जी, आप जो DC दानिश अफजाल साहब, आपकी क्या बात है, वो सेंट्रल सेक्रेटरी है और आप वकील हैं, और आपके खिलाफ जो है ना SP हमाद आबद भी आपका दोस्त है, आपकी इमरान ताहिर भी आपका दोस्त है, और SSP का मैं नाम भूल गया हूँ, खैर उसका कोई रोल भी नहीं था फॉर दैट मैटर। उस पर SP असद रहमान भी जो है वो भी हमारे अंडर है। GM गुज्जर को मैंने आज तक देखा ही नहीं है, सुना ही हुआ है, जो DSP है वहाँ पे। ऐसे सैफुल्लाह विरक जो है ये हमारा अपना बंदा है, इसको हमने लगवाया हुआ है। लोग बार कहते हैं, आप मुझे इस बात का पता तो नहीं है कि सैफुल्लाह विरक जो है इसने 18 साल नौकरी तो आपने गुजारी है, इसके अंदर ना मुअत्तल ही रहा है करप्शन में, डिफरेंट चार्जेस में। और मुझे किसी ने ये मुअत्तल हुआ था तो इसको बहाल सजाद वकील नहीं करवाया था। इसी दानिश अफजाल से क्या किया कि जो इससे पिछड़ा कोई DC था, तो जो चूँकि ये बता दिया मैंने इसका रोल क्या सजाद वकील का, तो ये सारा रोल जो है गुजरात पुलिस अदा कर रही है ना। तो हम बात करें क्या बात है, क्या बात की, तो ये जो क्या बात है, क्या बात है, मैं आपसे सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ आप सबसे। ये जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं और डिस्ट्रिक्ट की, और डिस्ट्रिक्ट की जो दूसरी अथॉरिटीज़ हैं, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं, DC साहब आपसे भी, कमिश्नर साहब आपसे भी, और सेक्रेटरी हुसैन से आपसे भी, और RPO साहब और CPO साहब गुजरांवाला, और SP सिविल लाइन जो असद रहमान साहब, और DSP रंगोली और SP SHO साहब, आपसे सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। बलदा सूरज कहंदा सी है को मेरे वर्गा, बलदा सूरज कहंदा सी है को मेरे वर्गा, निका जिहा एक दीवा बोलिया, निका जिहा एक दीवा बोलिया, शाम पई ते वेखांगे। ये बात जुल्म है और आप लोगों ने जुल्म किया है। जो सिविल अथॉरिटीज़ हैं, DC वगैरह जो गुजरांवाला की हैं, और जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं, आप लोगों ने ये जुल्म किया है। FIR आपके पास एप्लीकेशन मेरी पड़ी हुई है जो कि आप लोगों ने रिजेक्ट की हुई है। ये सिविल लाइन में पड़ी हुई है, उसकी सारे रिकॉर्ड जो हैं मैंने आज भिजवा दिए हैं आर्मी चीफ़ को भी, DGI को भी। उसके बाद चूँकि ये DG MI का मसला बन सकता है, उनको भी मैंने काफ़ी फॉरवर्ड कर दी है, और कोर कमांडर गुजरांवाला को भी, और स्टेशन कमांडर गुजरांवाला को भी, और अपने यूनिट को भी, यानी 7 इंजीनियर्स को, अपने जो एक्स मेरे CEO हैं कर्नल नुमान सिद्दीकी, और उनको थ्रू मैनेजर असगर नवाज़ को इन्फॉर्म किया, और जो हमारे इंजीनियर कोर के जो प्रेजेंट CNC उनको इन्फॉर्म किया है कि ये चीज़ है, और ये लोग जो हैं ये मिले हुए हैं सारे, यानी अप टू RPO ये सब मिले हुए हैं, और अप टू कमिश्नर साहब मिले हुए हैं, दोनों अथॉरिटीज़ ना। और चूँकि मैं उनके अलावा अपनी एक्शन नहीं कर पा रहा हूँ, जो लीगल एक्शन है कोई उनके अलावा ले नहीं रहा है, सारे कमर मिल नहीं रही है अपने थ्रू। उसका जो PA है वो एक हफ्ते से ड्रामे कर रहा है, जो हाजा सेल है कि जी वो मिल नहीं सकते जी, ऐसे है जी, वैसे है जी, ठीक है। आप हाजा सेल साहब आपसे और सारा कमर से मुलाकात होगी, लेकिन किसी और फोरम के ऊपर, ये हाई कोर्ट में
हो सकती है, किसी और फोरम पे हो सकती है। आपका नशा उतारेंगे इंशाअल्लाह इस ताकत का और इस कमांड का, और ये जो आपके अंदर वो बहुत तकब्बर आया हुआ है ना कि आप पता नहीं क्या है ना, आपको इंशाअल्लाह कोर्ट अदालत के अंदर देखेंगे कि आप क्या हैं, और कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आपसे बात करेंगे। ये सुना है कि आप सेशन जज को भी अप्रोच करवाई है, ये भी मैं पूरी कौम को बता दूं कि इन्होंने कहा है जी हम सेशन जज से भी कहलवा दिया है, सेशन जज गुजरांवाला से, हालांकि मैं जानता भी नहीं सेशन जज गुजरांवाला कौन है, सुना है कोई चीमा साहब हैं, तो उनसे भी कहलवाया हमने, और हम वकीलों से भी कहलवा दिया, बाहर से भी, क्योंकि इसका जो सैफुल्लाह विरक का बेटा भी फैज़ान में वो भी वकील है, और ये इस्ताद वकील भी वकील है। और मुझे सबने कहा फिर में वकील का नाम निकाल दें, क्यों निकाल दें, किस लिए निकाल दें? वकला के अंदर कोई इतना तकबर है तो मैं बता दूं कि ये कानून सबके लिए एक है, चाहे वो कोई वकील है या नहीं है। इसके लिए ये नहीं कि वकील होगा वो जो मर्ज़ी करता फिरेगा, फिर तो मैं सबसे ज़्यादा ज़रूर, फिर तो आर्मी में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पुलिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो आप वकील बन जाएँ आप, और वकील बन के आप जो मर्ज़ी करें, आप चाहे फिर मर्डर करें, चाहे डाके डालें, चाहे लोगों के आप जायदाद लूटें, उनके प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लें, आप जो मर्ज़ी करें, जैसे मेरे साथ हो रहा है वो करें, फिर तो आपको पूछने वाला ही नहीं है। फिर तो आपको पाकिस्तान में हम नमरूद या फ़िरौन ही समझेंगे ना, इस तरह नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे कानून है। हाँ ये ज़रूर है कि चूँकि ये जत्था है, ये ग्रोह है, इसमें बहुत सारे जो क्रिमिनल्स शामिल हैं, जो कि सारे क्लब मतलब DCI से फ़ायदे उठाते हैं, DCI ऑफिस से फ़ायदे उठाते हैं, जो पुलिस से फ़ायदे उठाते हैं, यही वो जो मुलाज़म है, जैसे शहबाज इलेक्ट्रीशियन और सेशन कोर्ट में भी इलेक्ट्रीशियन है, तो उसको यकीनन जजेस को भी जानता होगा। इस तरह जो है मतलब है ये वही थरो रोड वाला जो DC ऑफिस में या RPO ऑफिस में ये फर्नीचर सप्लाई करता है, यकीनन उन अफसर से मिलता होगा और उनसे तलक भी बन जाते हैं। इस तरह सुबेदार अकरम का बेटा जो है आमर अकरम जो है, और उसके साथ जो इलेक्ट्रीशियन वगैरह हैं, ये भी यकीनन चूँकि ये बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, ये लोग वीडियो कैमराज लगाते हैं DC ऑफिस में और RPO ऑफिस में, तो यकीनन इनके वहाँ पे भी तलक़ात कुदरती बात ये बन जाते हैं। लेकिन ये तमाम तलक़ात बनने का RPO साहब ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप शोएब चीमा के FIR नहीं काटेंगे और उसके अलावा हम एक्शन, हम बिल्कुल एक्शन लेंगे। हम इंशाअल्लाह पीर को यानी कि 27 तारीख को 22 से 22B भी करेंगे सैफुल्लाह विरक के खिलाफ। उसके बाद भी अगर ये हमारी FIR नहीं होती, हम सेशन से बाद हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ न्यू सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जो फोरम के ऊपर, जैसे मैं मेंबर हूँ, मेरा 91st लॉन्ग कोर्स है, हमारा वैलेंट्स का अपना एक ग्रुप है जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, हम उस ग्रुप से भी कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। अब हम इस केस को बिल्कुल हाईलाइट करेंगे और ये केस लड़ेंगे हम आपके साथ, और आप हमें बताएंगे कि जिस बंदे को ये चोट लगी हुई है उसकी MLR मौजूद है, नुमान बशर का ऑर्डर मौजूद है कि ओरिजिनल FIR इनको दी जाए MLR, उसको आप बताइए कैसे डिनाई कर सकते हो KSI? ठीक है जी, एक ASI कैसे उसको डिनाई कर सकता है? ये वाक़या मशकूक है, और ASI डिनाई करेगा तो उसके ऊपर कोई नहीं है, और ASI ने डिनाई नहीं किया इमरान ताहिर साहब, RPO साहब, यह आपके हुक्म से हुआ है। जो कुछ ये हो रहा है ये आपके हुक्म से हो रहा है। सैफुल्लाह विरक इस अथॉरिटी का मालिक नहीं है एक ऐसा जो कोई इतना आगे जाए। जब उसके ऊपर DSP गुलाम मोहम्मद गुजर को पता है, SP असलमान से खुद मेरी बात हुई है, RPO दैन CPO हमादाबाद से मैं खुद मिला हूँ जाके। इमरान ताहिर साहब आपसे मुलाकात नहीं हुई मेरी RPO साहब, लेकिन मैं IG से मिलने गया था, SP शुएब मुझे मिला, यानी IG साहब के इल्म में भी आ गया। और इतने अफसर के को मिलने का फ़ायदा क्या हुआ कि KSI लिखते हैं कि वकूआ मशकूक है। ASI साहब ये वकूआ मशकूक नहीं है, और इसके पूरा क्लब इसका गवाह है इस वकूए का। जो मैंने असल वाक़या ये है कि लोगों ने मेरे ऊपर, मेरे ऑफिस में आकर मेरे ऊपर हमला किया, मेरी तमाम प्रॉपर्टीज़ जो वहाँ पे चीज़ें पड़ी थी वो छीन ली, मोबाइल फ़ोन छीन लिए, उसकी वीडियो बना के तमाम सेंड की, तमाम लोग, इतने लोगों को, 250 लोगों को सेंड की हुई, किसको को डिलीट कर सकते हो आप? ठीक है, और ये सारा वाक़या जो है ये बिल्कुल असली है। आप इनके खिलाफ FIR करें और इनको गिरफ्तार करके दानिश फजाल वगैरह को, ये 12 लोगों की FIR के खिलाफ जो है RPO साहब ये जो है ASI ने ना किए, दोबारा इंक्वायरी लगाएं, DSP से कहें दोबारा इंक्वायरी करो, SP से कहें दोबारा, अस्तर रहमान को ना दें आपको। ठीक है, अस्तर रहमान जो है वो बिल्कुल मुखालफ है, आप किसी और SP के पास ये लगाएं, SP पे लगा के अगर ये है तो इसको करके, वैसे हम 22 से 22B भी मंडे को कर रहे हैं, आप ये FIR काटें और इन लोगों को अरेस्ट करें। वरना ये कानून इसीलिए बना है RPO साहब, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कानून इसलिए बना है कि अगर दो लोग आपस में टकरा जाते हैं, उनमें से एक ज़्यादती करता है, दूसरा ज़्यादती होती है, तो कानून दोनों के साथ है। कानून अगर शोएब चीमा को अरेस्ट करेगा तो कानून यकीन हुसैन को, ADCR हुसैन को और सजाद वकील को और आसम को भी करेगा। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं पूरी कौम को कि जो शख्स मुतकब्बर हो, जो आपको इसलिए आपको स्टिक मारता है कि उसको लगता है कि वो आपसे ताकतवर है, जैसे हुसैन, जैसे इसको लगा ADCR को, सेक्रेटरी क्लब को, हुसैन को कि वो मुझसे पावरफुल है, या उसका सजाद वकील था, या वो आसम तो फैल था, उसको लगा कि वो पावरफुल है, तो तब भी उसको कानून कार्रवाई इसके खिलाफ होनी चाहिए लाजमी। जो तकब्बर में करे कि वो फ़िरौन या नमरूद है, वो बल्दा हुआ सूरज है, तो मैं उसको बता दूँ मैं बहुत छोटा सा दिया हूँ, लेकिन शाम पड़ती है हर रात को ना, जो शाम पड़ी तो फिर देखेंगे ना। और आप लोगों ने करप्शन किया है इस क्लब के अंदर, आप लोगों ने जुल्म किया है, आपने MC म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गुजरात के साथ बहुत जुल्म किया है, दानिश फजाल साहब आपने और हुसैन रज़ा ने और सजाद वकील वगैरह ने मिलकर, और आप सब लोगों ने उनका 1 करोड़ रुपया यानी कि 88 लाख रुपया आपने लगवा दिया एक प्राइवेट एंटिटी के अंदर। मुझे बताओ जब नैब अरेस्ट करती है इस इमरान का क्या कसूर है? CEO इमरान का, ठीक है, 18 ग्रेड का अफसर है, या वो जो भट्ट है उस बेचारे का क्या कसूर है मोहर का? ठीक है, आपने उसको उन लोगों के साथ जुल्म के साथ ज़बरदस्ती उनके साथ से आपने उनका पैसा लगवा दिया एक प्राइवेट एंटिटी में, अब वो नैब की इंक्वायरीज
भुगतेंगे, वो फंसेंगे उसके अंदर, ठीक है। गार्डन टाउन के मालिक से 5 करोड़ रिश्वत आपने ली है, जैसे इफ्तार चौधरी से या नहीं ली, आपका मसला है ना। लेकिन इंक्वायरी में तो फंस गया ना वो शरीफ आदमी इफ्तार गुजर भी, क्योंकि जिस दिन आपने वहाँ पे टाइल मंगवाई 40 लाख रुपए की उसके फ्रंट मैन के थ्रू, जो आपने क्लब में लगवा दी, एक प्राइवेट क्लब के अंदर, जो 40 लाख की टाइल जो मैंने रिसीव की हुई है। अब ज़ाहिर है मुझसे अथॉरिटीज़ पूछेंगे कि आपने क्यों ये रिसीव किया, तो उसका मैं जवाब देना पड़ेगा। वो इफ्तार गुजर से भी पूछेंगे कि आप क्लब के मेंबर ही नहीं हो। जब आप नैब से पूछे कि क्लब मेंबर नहीं, तो आप ये किस किस को इतने पैसों की चीज़ें आप गिफ्ट करते हो ना। और उसके बाद जो ही आपने ये मंजूर किया है, जो ही आपने ये मंजूर की है, जो ही आपने ये मंजूर की है, यानी 40 लाख 50 लाख की उसने टाइल दिया आपको और 5 करोड़ रुपया आपको दिया, या प्लाट आपकी मामा के नाम किया है अदनान फिजाल साहब, ये सब कुछ पता है नैब वालों को, ठीक है। तो उसके साथ ही आपने उसकी गैस मंजूर कर दी, बिजली मंजूर कर दी। फिर आपके इलम है अदनान फिजाल साहब कि इसके स्टोर्स जमा नहीं होते। 2800 ये जो फेज़ 3 है गार्डन टाउन का, ये 2800 प्लस 2850 इसमें प्लाट है, उसके लिए इतनी ज़्यादा बिजली और गैस के स्टोर्स जमा करना भी एक बहुत बड़ा वो होता है, एक्शन होता है, वो भी आपने करवा दिया। और हुसैन मिलकर, और ये डील जो है इस जाद वकील ने करवाई हुई है ना, इस डील का आपने जवाब देना आके नैब के अंदर इंशाअल्लाह। बहुत जल्द इंक्वायरी चूँकि पहले खुल चुकी है उनकी, उनका अपना एक प्रोसीजर है काम करने का, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह। और मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ 16 लोगों का अरेस्ट वारंट है उनके पास ना, जो यकीन साइन तो आप ये नैब लाहौर तो साइन नहीं कर सकती, ये तो हेडक्वार्टर से साइन होकर आएगा, नैब से जो इस्लामाबाद साइन होकर आएगा। क्योंकि आजकल ये जानिशाह साहब आपकी किस्मत अच्छी है, ये मत समझिएगा कि आपकी अप्रोच से ये रुके हुए हैं, या इफ्तार गुजर की अप्रोच से रुके हुए हैं गार्डन टाउन के मालिक की, या किसी और की अप्रोच से, ये अप्रोच से नहीं रुके हुए हैं। उनके अपने मसाइल चल रहे हैं नैब के, जो उनके चेयरमैन जो मतलब है उनका ख़त्म हो गया चेयरमैन, जैसे जुवैद इकबाल अब नया चेयरमैन आ रहा है, और उनके अपने इंतजामी कुछ मसाइल हैं जिसकी वजह से आपको ढील मिली हुई है। और ये वीडियो हम 25 जून को रिकॉर्ड कर रहे हैं इंशाअल्लाह। इसका रिजल्ट आपको, अगर मैं गलत नहीं तो 25 अगस्त 2 महीने के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा इसका, कि इसके नताइज क्या होते हैं और जुल्म करने के नताइज क्या होते हैं, और जाद वकील ने कितनी करप्शन की है दानिश साहब आपको पता चल जाएगा। और याद रखिएगा आइंदा अगर आप इंशाअल्लाह, आप मुझे पूरा यकीन है कि आप कभी सर्विस में नहीं रहेंगे, ना आप रहेंगे ना ये हुसैन रहेगा, ये दोनों तो इंशाअल्लाह अपने घर जाएंगे। और ये जो आसिम फैल है ये भी अपने घर इंशाअल्लाह जाएगा, ख्वाजा सेल भी अपने घर जाएगा। और भी जो मुतलका लोग हैं, जैसे वो जो भी लोग हैं वो अपने अपने घर जाएंगे जो इस पर जिन्होंने ये जुल्म किया है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हमेशा याद रखिएगा कि अगर जाद वकील आपको लड़कियां सप्लाई करता है, या आपको पैसे बना कर देता है, या आपको आइस पिलाता है, या शराब पिलाता है, उसका असर बाकी लोगों पे नहीं होना चाहिए। और स्पेशली जो गुजरान क्लब है, इसमें आपने मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल से मुझसे घर मंगवाया था ना, कैंप ऑफ ने अपने घर मुझसे मंगवाया। उसको पढ़ने के बाद आपने क्या किया, आपने अपनी पोस्ट छोड़ी फटाफट, और आपने मुझे बुला के इत्मीनान में लिया क्लब के लोगों को कि जी ये चीज़ नहीं हुई। नानी अफजाल साहब, अगर आप बुलाकर इत्मीनान में लेते, हम सब लोग आपके साथ खड़े होते, पूरा क्लब खड़ा होता, मैं भी खड़ा होता, और मैं आपको जो कि फार्मर जज हूँ तो मैं आपको बताता कि इसके कानूनी रास्ता क्या है, और जो गलती आपने कर ली है उसकी वक्त रिकवरी हो सकती थी। उस वक्त नैब की इंक्वायरी खुली हुई नहीं थी, उस वक्त सूबाई मोहतसिब की इंक्वायरी खुली हुई नहीं थी, उस वक्त वफाकी मोहतसिब की इंक्वायरी खुली हुई नहीं थी। अब तो आपके खिलाफ इतने वो खुल गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़फ़र भट्ट साहब है, हमारे फार्मर एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, ऑनरेबल बिजनेसमैन हैं, फार्मर, वो बहुत बड़े सहाफ़ी रहे हैं, आजकल भी वो अपना बिज़नेस रन कर रहे हैं। और अहमद रज़ा, जो एडवोकेट अहमद रज़ा साहब हैं, जो वकील हैं, एक मतलब सुप्रीम कोर्ट गालिबन हाई कोर्ट के वकील हैं, तो वो भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं आपके खिलाफ, ताकि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, और ये कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ होनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अगर सारा कमर साहिबा आप अपना चेंज कीजिए, पिए यहाँ सेल जो है ये आपको मिसगाइड करेगा, ये डुबो देगा आपको। हमेशा याद रखिएगा कि जो लोग, जो अच्छा एक कमांडर होता है, उससे बड़ी खूबी होती है कि हमें सबऑर्डिनेट्स चुनना, वरना कल आप भी कह रही होंगी ब्रूट्स तुम, तो ये ब्रूट्स तुम से पहले आप इसको रुक जाएं, इसको आपने रिफ़ाइन करें, इसको चेंज करें, ख्वाजा सेल को कुछ बेहतर बंदे को लेके आएँ जो आपको हर चीज़ से इन्फॉर्म रखे। और हमेशा जो होता है वो जितने भी लोग मारे गए हैं, जो इनकलाब आया अभी श्रीलंका में, इनकलाब आया ईरान में, इनकलाब फ्रांस में आया है, याद रखिएगा कि जो बॉसेस थे उनको इंटेलिजेंस एजेंसियाँ यही दिखाती नहीं, सब अच्छा दिखाती रहीं कि कुछ भी नहीं होगा। अब ये जो लास्ट जब 12 अक्टूबर 1999 जब मैं पाकिस्तान आर्मी में था, तो यकीन नवाज शरीफ को भी यही लोग बताते होंगे ना, उस वक्त IB के DGIB थे कर्नल न्याजी, और बाकी उसकी IB यही कहती होगी कि जी फ़ौज कुछ नहीं करेगी। और आप ज़ियाउद्दीन भट्ट जो है, जो बेसिकली कोर ऑफ इंजीनियरिंग का अफसर है, मेरा यूनिट अफसर है 7 ईयर का, वो ज़ियाउद्दीन भट्ट, जिसको इन्होंने आर्मी चीफ बनाया था 12 अक्टूबर 1999 को। बाद में आर्मी एक्शन हुआ और जनरल मुशर्रफ आ गए, और उसके बाद वो CEO बन गए, और कारगिल वार भी उससे पहले हो चुकी थी। बहुत सारे मसाइल आपको पता है पेश आए, तो आते रहेंगे। तो आपको भी यही दिखाया जा रहा है कि जी कुछ भी नहीं होगा, सारा कमर साहब बहुत कुछ होगा। बहुत सारी इंक्वायरियाँ खुली हुई हैं इस खिलाफ के, जितने आपने साइन करने हैं डॉक्यूमेंट, आपने अभी जो साइन किए हैं, जो सैलरी साइन किए हैं 20 या 19
जून को, उसको भी देख लीजिएगा और इंदा जो हुक्म करनी है वो भी देख लीजिएगा कि जी इस सारे पैसे रिकवर होंगे, क्योंकि आपके अपॉइंटमेंट आप अपना एक दफ़ा मेमोरेंडम आपने बुलाया हुआ था उसको, सेक्रेटरी को, इसको हुसैन रज़ा को, और उसके साथ जब मैं गया हूँ कल 24 को आपको मिलने, तो उसको भी बुलाया, सूबेदार वारिस और वो सूबेदार अकरम, हेड क्लर्क को, अकाउंटर अलीम जफ़र को आपने बुलाया अपने ऑफिस में। इनके करने से कुछ नहीं होगा, मेमोरेंडम पढ़िए मोहतरमा, आप कानून को देखिए कि क्या आप इसकी सदर हो सकती हैं। आप सदर हो सकती हैं तो ज़रूर रहिए, नहीं होती तो मना कर दीजिए। सेक्रेटरी आप देखेंगे क्या आईडीसी या सेक्रेटरी होता है इस क्लब का, हो सकता है ठीक है, कानून में अगर नहीं है तो मना कर दीजिए। और जो अपॉइंटमेंट्स आप कर रही हैं, वो जो कुछ आप साइन कर रही हैं, ये सारा कुछ नैब ने